और ये दोनों नैन मटक्का कर रहे हैं। कछुआ कायर को हिलाते हुए कहता है, अरे कायर, ओ कायर। कायर अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ जाता है और बिंदु को देखते हुए कहता है, अरे बिंदु, तुम कब आ गई? बिंदु कायर पर चिढ़ते हुए कहती है, मुझे यहाँ पर आए हुए 15 मिनट हो गए हैं और तुम हो कि मुझे अंदर ही नहीं घुसने दे रहे हो। जब से बोले जा रही हूँ मुझे अंदर जाने दो, पर कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, वो मुझे लगा तुम मेरा वहम हो और कुछ नहीं। तुम्हें ना कायर कुछ ज्यादा ही वहम आते हैं। मैंने कहा था ना जैसे ही फ्री हो जाऊंगी आ जाऊंगी, तो अब वक्त मिल गया तो आ गई। कायर दरवाजे के बाहर देखते हुए कहता है, 7 बज गए हैं, अंधेरा भी होने लगा है। तुम अकेले आई हो क्या इतनी दूर? अरे नहीं, अब्दुल आया था साथ में। कछुआ पूछता है, तो फिर अब्दुल कहाँ पर है? वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। अरे वो चले गया, बड़े मुश्किल से आया था यहाँ तक साथ में। अब इस ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में किसे नहीं पता। उसे भी यक्षिणी से डर लगता है, इसीलिए यहाँ तक नहीं आया, बाहर से ही चला गया। अभिमन्यु पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता? अरे मुझे क्यों डर लगेगा? यक्षिणी औरतों को थोड़े अपने शिकार बनाया करती है। वैसे ये सब छोड़ो, मैं खाना लेकर आई हूँ तुम सबके लिए। मुझे पता है सुबह से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया होगा। बिंदु ने अपने हाथ की पॉलीथीन दिखाते हुए कहा। जैसे ही बिंदु वो पॉलीथीन दिखाती है, कछुआ झट से वो पॉलीथीन पकड़ लेता है और खुश होते हुए कहता है, वाह बिंदु, दोस्त हो तो तुम्हारी तरह हो, जो अपने दोस्तों का इतना ख्याल रखती हो। मेरे पेट में तो सुबह से ही चूहे कूद रहे थे, जिस कारण मैं कुछ सोच तक नहीं पा रहा था। बिंदु कछुए के साथ मजाक करते हुए कहती है, वैसे अगर तेरे पेट में खाना भी होता तब भी तू कुछ सोच नहीं पाता। तेरे अंदर दिमाग ही कहाँ है जिससे तू कुछ सोच सके। बिंदु की बात सुनकर कछुए को छोड़कर सब लोग हंसने लग जाते हैं। बिंदु कहती है, वैसे तुम लोगों ने दिन भर से कुछ सोचा या नहीं सोचा, कैसे यक्षिणी से छुटकारा पाना है? कायर कहता है, अरे सोचा है ना। कायर बिंदु को सब कुछ बता देता है जो अभी तक उन्होंने आपस में बातें की थी। सारी बात सुनने के बाद बिंदु कहती है, ये पब्लिशर को ढूंढने वाला प्लान अभिमन्यु का होगा, है ना? कछुआ झट से कहता है, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे नहीं पता होगा? बचपन से लेकर आज तक ये अभिमन्यु ही तो सारी मुसीबतों से बाहर निकालता है हमें। भूल गए? इसके पास हर चीज का तोड़ रहता था। यक्षिणी के चक्रव्यूह में कैसे घुसना है ये अभिमन्यु जानता है, पर हाँ, संभल कर, इस बार तुम्हें उसके चक्रव्यूह से बाहर भी निकलना है। बिंदु खाना लेकर अंदर आती है और सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सबका खाना पीना पूरा हो जाता है। बिंदु कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होगी। कायर बिंदु को मना करते हुए कहता है, अरे बिंदु, तुम इतनी रात में कैसे जाओगी? मैं। युग बीच में ही कायर को टोकते हुए कहता है, अरे बिंदु, तुम यहीं पर रुक जाओ ना आज रात। बिंदु हंसते हुए कहती है, युग, ये गांव है, गांव, शहर नहीं जो मैं यहाँ पर तुम लड़कों के बीच रुक जाऊं। अगर गांव में ये बात पता चल गई ना, तो तुम्हें नहीं पता मेरी कितनी बदनामी होगी। शहर में लड़के और लड़कियों का साथ में रहना चल जाता होगा, पर गांव में नहीं चलता। कायर कहता है, सही कहा बिंदु ने। चलो बिंदु, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर तक। तुम कैसे अंधेरे में अकेले जाओगी? कछुआ अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। कायर धीरे से कहता है, आ गया ये कबाब में हड्डी बने। अब तुझे क्यों हमारे साथ चलना है? हम क्या बारात में जा रहे हैं जो साथ में चल रहा है? अरे बारात में नहीं, पर जंगल तो जा रहे हो ना, तो अकेले कैसे जाएगा तू? मैं साथ चल देता हूँ, अगर तुझे अंधेरे से डर लगा तो। क्या कहा? अंधेरे से मुझे डर लगता है? मुझे डर लगता है या तुझे? सही सही बता, तू आज रात कोठी में नहीं बिताना चाहता, इसलिए हमारे साथ चल रहा है ना? तुझे डर लग रहा है ना कहीं यक्षिणी तुझे अपना अगला शिकार न बना ले? कछुआ अपने चेहरे को डर से छुपाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता था, सोचा तुम्हें रास्ते में कंपनी दे दूंगा, वरना बोर हो जाओगे। बिंदु कछुआ और कायर पर भिन्नाते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठे बैठे बातें ही करते रहोगे कि मुझे घर तक भी छोड़ दोगे? मुझे देर हो रही है। कायर कहता है, हाँ चल रहे हैं ना। कायर और कछुआ बिंदु को घर छोड़ने के लिए कोठी से निकल जाते हैं। अभिमन्यु और युग बहुत थक चुके थे, इसलिए वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन के अंदर कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर चार्ली आता है। चार्ली के हाथों में एक फाइल थी। चार्ली वो फाइल वर्चस्विनी को देते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बड़ी देर कर दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाने में। तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गए थे कि बनाने गए थे? वो मैडम क्या है ना, मैं रास्ते में रुक गया था। क्या कहा? रुक गए थे, पर कहाँ पर? वो मैं ना इस मोहित की जन्म कुंडली निकाल रहा था, तो उसी सिलसिले में लोगों से पूछताछ करने लग गया था। तो फिर कुछ पता चला या नहीं? पता चला ना, सब कुछ पता चल गया मैडम जी। ये जो मोहित है ना, बड़ा ही बदमाश था। अपनी पत्नी को छोड़कर सारी औरतों के साथ अवैध संबंध बनाकर रखे थे इसने।
मतलब ये मोहित शादीशुदा था? हाँ मैडम जी, और इसकी एक नहीं दो शादियां हुई हैं। पहली वाली पत्नी जलकर मर गई थी, अब वो जलकर मरी थी या उसे जलाकर मारा गया था, ये राज तो उसकी मौत के साथ ही दफन हो गया। और ये जो दूसरी वाली पत्नी है ना सुधा, सुनने में आया है कि ये मोहित उसे भी बहुत मारा करता था। जैसे ही रात होती थी पीना चालू कर देता था और मारपीट भी चालू। बड़ी परेशान थी। मैं तो उसका बयान लेने भी गया था, बड़ी खुश नजर आ रही थी। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पति की मौत का जरा भी उसे गम था। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, खुश क्यों नहीं होगी, उसे रिहाई जो मिल गई। वैसे भी ऐसे पति का मर जाना ही ठीक है जो अपनी पत्नी को मारता हो। कहीं इस सुधा ने ही तो अपने घर वालों से बोलकर मोहित को नहीं मरवा दिया। नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा के तो बस पिता ही है, वो भी बहुत बूढ़ा लाचार है वो। वर्चस्विनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते हुए कहती है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो किसी के भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले। मैडम मिलेंगे भी कैसे, आखिर उस यक्षिणी ने जो मारा है। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली तुम फिर शुरू हो गए। ये गांव में ना यही प्रॉब्लम होती है, एक ना एक कहानी तो होती ही है जिसकी आड़ में छुपकर लोग अपनी जाति दुश्मनी निकालते रहते हैं और लोगों को मारते रहते हैं। इस सब कांड के पीछे जरूर कोई ना कोई शख्स ही है। ये आप किस गारंटी से कह रही है मैडम कि इस सब के पीछे कोई शख्स है? सुबह तक तो आप कह रही थी कि ये सब कोई खूंखार जानवर भी कर सकता है, अब एकदम से किसी शख्स पर कैसे आ गई? इसके दो कारण हैं। पहला ये कि जिस तरह तुम मोहित के बारे में बता रहे हो तो इससे साफ पता चलता है कि उसके कई दुश्मन होंगे जो उसको मारना चाहते होंगे। हाँ मैडम जी, इसके तो कई लोगों के साथ झगड़े थे, कईयों की जमीन गैर कानूनी तरीके से हथिया कर रखी थी इसने। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जानवरों को लिखना नहीं आता। मतलब तुम ये कैसे भूल सकते हो चार्ली की मोहित की लाश पर सीने पर रामरो नरामरो लिखा हुआ था और ये कोई जानवर नहीं लिख सकता। तुम्हें एक और बात बताऊं? हाँ मैडम जी बताइए ना। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये रामरो नरामरो नाखूनों से लिखा गया है, ये खरोच नाखून के हैं। क्या? हाँ चार्ली, ये रामरो नरामरो का क्या मतलब हो सकता है, तुम्हें पता है इस बारे में कुछ? हाँ मैडम पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें रामरो नरामरो के बारे में? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। मैडम जी, ये जो रामरो नरामरो है ना, नेपाली शब्द है। रामरो का मतलब होता है अच्छा और नरामरो का मतलब होता है बुरा। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, पर कोई इंसान किसी की बॉडी पर रामरो नरामरो लिखकर क्या साबित करना चाहता है? मतलब अच्छा बुरा लिखकर? 2 मिनट, जिस स्पॉट पर लाश मिली थी वहां की फोटो खींची थी ना तुमने? हाँ मैडम जी खींची थी ना, जरा दिखाना मुझे वो तस्वीरें। चार्ली टेबल पर ही रखी एक फाइल उठाता है और जितनी तस्वीरें लाश के पास से खींची गई थी सब वर्चस्विनी को दे देता है। वर्चस्विनी सारी तस्वीरें एक एक कर देखने लग जाती है। चार्ली वर्चस्विनी को घूरते हुए कहता है, मैडम जी ये आप इन तस्वीरों में क्या ढूंढ रही हैं, जरा मुझे भी बताइए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूं। वर्चस्विनी चार्ली के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। वो अभी भी एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। लाश के आसपास के एरिया की तस्वीर देखने के बाद वर्चस्विनी लाश की तस्वीर देखने लग जाती है। वो एक तस्वीर को देखते हुए कहती है, मेरा शक सही निकला। चार्ली बौखलाहट के साथ कहता है, कैसा शक मैडम जी? वर्चस्विनी चार्ली को एक तस्वीर जो कि मोहित के सीने की थी, जिस पर रामरो नरामरो लिखा हुआ था, दिखाते हुए कहती है, ये देखो चार्ली, इसके सीने पर जो रामरो नरामरो लिखा हुआ है उससे रामरो कटा हुआ है, उस पर आधा डंडा खिंचा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मोहित अच्छा आदमी नहीं था और कातिल को ये बात पता थी। उसने ये सुराग हमारे लिए छोड़ा है ये बताने के लिए कि जिस आदमी को उसने मारा है वो अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो उसे मार रहा है। हो सकता है कातिल ने और कोई भी सुराग हमारे लिए छोड़े हो। मैडम जी ये आप कैसी बात कर रही हो? भला कातिल खुद हमारे लिए सुराग क्यों छोड़ेगा? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था चार्ली, मेरा मतलब ये था कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। ये बताओ, स्पॉट के पास से जो सामान मिला था उससे भी फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले क्या? नहीं मैडम जी नहीं मिले, उसकी दारू की बोतल पर भी नहीं, उस पर सिर्फ मोहित के हाथों के निशान थे।
पर एक चीज बड़ी अजीब लगी मुझे। कौन सी चीज? आपको पता है मैडम जी, नदी के पास से जो कपड़े हमें मोहित के मिले उसमें उसका पैंट शर्ट बनियान तो मिला पर कच्छा नहीं मिला। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, कच्छा नहीं मिला मतलब मैडम जी चड्ढी अंडरवियर। कुछ अजीब नहीं लगता आपको कि मोहित को बनियान पहनने का तो शौक था पर कच्छा नहीं? वो गरीब भी नहीं था, सरपंच का ही बेटा था, कच्छा खरीदने के पैसे तो होंगे ही उसके पास। तुमने आसपास के इलाके की अच्छे से छानबीन करी थी ना? चार्ली हिचकिचाते हुए अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, हाँ की थी ना मैडम। वर्चस्विनी तेज के साथ कहती है, सही सही बताओ चार्ली, और मेरी आंखों में देखकर बातें करो, नजरें मत चुराओ। मुझसे सच सच बताना, जहां पर लाश मिली थी वहां के एरिया की अच्छे से तहकीकात करी थी या नहीं की थी? चार्ली फिर हकलाते हुए कहता है, वो मैडम क्या है ना? ये मैडम क्या लगा रखा है? जल्दी बोलो क्या बात है? वो मैडम, बात यह है ना कि नदी के पास बहुत सारी भीड़ जमा थी और आपके जाने के बाद भी ना हम 3-4 घंटे तक वहीं पर रुके हुए थे, पर वो गांव वाले वहां से जा ही नहीं रहे थे। हमने हटाने की भी कोशिश की पर बड़े ढीठ थे, हट ही नहीं रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लाश नहीं किसी फिल्म की शूटिंग देख रहे थे। वो लोग ना आपस में बातें कर रहे थे कि यक्षिणी आजाद हो गई, ये सब उसी ने किया है, तो हमें भी यकीन हो गया। तो हमने ज्यादा छानबीन नहीं की, और कैसे करते, आधी से ज्यादा जगह तो वो गांव वाले घेर के खड़े हुए थे। वर्चस्विनी चार्ली पर चिल्लाते हुए कहती है, चार्ली तुम ना बेवकूफ हो एक नंबर की। सारी गलती मेरी है, मुझे ये काम तुम पर सौंपना ही नहीं चाहिए था, खुद करना चाहिए था। तुम्हें पता है कोई भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? चार्ली शर्मिंदा होते हुए उदासी के साथ कहता है, क्या मैडम जी? केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तहकीकात, सुराग ढूंढना, और तुम्हारी बातों से मुझे लगता है कि तुम सारे सुराग किश्नोई नदी के पास ही छोड़कर आ गए हो। तुमने अच्छे से तहकीकात की ही नहीं। गाड़ी निकालो, हमें अभी निकलना होगा। पर कहाँ मैडम जी? खोया हुआ कच्छा ढूंढने के लिए। चार्ली अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? कच्छा मैडम जी? सच? मैं मजाक नहीं करती चार्ली, पर मैडम जी आपको पता है ना किश्नोई नदी जाने के लिए कालाझाड़ी जंगल पार करना होगा, और वहां पर इस वक्त कितना अंधेरा होगा। कोई जंगली जानवर मिल गया तो फिर तो और अच्छी बात है चार्ली। इसी बहाने अगर कोई खूंखार जानवर हो तो उसे भी देख लेंगे, और अब ये बहाना बंद करो, चलो चुपचाप। मैडम जी आज आपको घर नहीं जाना क्या? अपनी बच्ची, वर्चस्विनी चार्ली को बीच में टोकते हुए कहती है, तो मेरी फैमिली की फिक्र करना छोड़ो और जल्दी गाड़ी की चाबी उठाओ और चलो बंगला मुड़ा गांव। इतना कहकर बिना कुछ सुने वर्चस्विनी पुलिस स्टेशन के बाहर निकल जाती है। चार्ली भी चुपचाप गाड़ी की चाबी उठाता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। चार्ली और वर्चस्विनी गाड़ी से बंगला मुड़ा गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग और अभिमन्यु गहरी नींद में सो रहे थे। ये एक और हैरान करने वाली बात थी कि यक्षिणी के आजाद हो जाने के बावजूद भी वो दोनों बेफिक्र होकर सो रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत थक गए थे, या फिर इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि यक्षिणी अपना अगला शिकार अमावस्या की रात को ही बनाएगी। युग सो ही रहा था कि उसे फिर वही सपना दिखता है जिसमें वो एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहता है। उसे वापस से गर्मी का एहसास होता है, जिस कारण उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठता है तो अपने बदन को पसीने से तरबतर भीगा हुआ पाता है। युग खुद से कहता है, फिर वही सपना। आखिर ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? कौन है ये सपनों वाली लड़की जिसके साथ मैं ना जाने कैसी कैसी हरकतें करता रहता हूँ? छी, मुझे तो सोचते हुए भी अपने आप पर घिन आ रही है कि मैं एक अनजान लड़की के साथ ये सब कर सकता हूँ। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, पानी, गला सूख रहा है, मुझे पानी पीना चाहिए। इतना कहकर युग बिस्तर पर से उठ जाता है और नीचे किचन की तरफ जाने लग जाता है। जब वो किचन के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि फर्श पर पानी फैला हुआ है। वो किचन के अंदर कदम रखते हुए कहता है, अरे ये फर्श पर पानी कैसा फैला हुआ है? ये आ कहां से रहा है? जब युग किचन के अंदर और आगे जाता है तो देखता है कि ये पानी मटके के पास से बह रहा था। मटके में छोटा सा छेद हो गया था, जिस कारण मटके का सारा पानी बह चुका था। युग मटके के अंदर देखते हुए कहता है, अरे इसके अंदर का तो सारा पानी बह गया, पर समझ नहीं आ रहा ये मटका फूट कब गया। शाम तक तो ठीक था, फिर रात होते ही क्या हो गया? कैसे अपने आप रखे रखे फूट गया? नींद से अभी अभी उठने के कारण युग का ज्यादा दिमाग नहीं चल पा रहा था और वो बिना कुछ सोचे समझे बकेट लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाने का सोचने लग जाता है। उसके मन में अभिमन्यु को उठाने का ख्याल तो आता है, पर अगले ही पल अभिमन्यु बेवजह परेशान होगा यही सोचकर युग उसे उठाने उसके कमरे में नहीं जाता और अकेला ही कुएं के पास जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में युग कुएं के पास पहुंच जाता है।
कुएं के पास काफी अंधेरा था। युग को डर तो लग रहा था, पर उसकी प्यास ने उसके अंदर का सारा डर मार दिया था। वो जल्द से जल्द अपनी प्यास बुझाना चाहता था। वो कुएं के पास रखी बाल्टी उठाता है और उसे कुएं के अंदर डाल देता है। कुएं की घिरनी घूमने लग जाती है। कुछ ही देर में युग पानी की बाल्टी कुएं के अंदर से खींच लेता है। युग को इतनी प्यास लगी थी कि वो पानी को बकेट में भी नहीं भरता और सीधे बाल्टी में से ही पानी पीने लग जाता है। युग ने अपने हाथों में पानी पीने के लिए लिया ही था कि तभी उसे एक लड़की के गाने गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दूं मैं यक्षिणी, तेरी प्यास बुझा दूं। तन बदन में आग लगा दूं मैं यक्षिणी, तेरी प्यास बुझा दूं। जैसे ही युग ये गाना गुनगुनाने की आवाज सुनता है वो रुक जाता है। फिर गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। तेरा मेरा मिलन होगा जब, अभिशाप खत्म होगा तब। गाने की आवाज सुनकर युग पानी पीना भूल जाता है और खुद से कहता है, ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो वही है जो उस रात कुएं के अंदर से आ रही थी। पर यह आवाज तो कुएं के अंदर से नहीं आ रही। ये आवाज कहां से आ रही है? युग ने अभी इतना ही कहा था कि फिर लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। मैं यक्षिणी तेरे प्यार के इकरार में। गाने की आवाज सुनकर युग मंत्रमुग्ध हो गया था। वो भूल गया था कि वो कुएं पर अपनी प्यास बुझाने आया था। युग पानी पीना छोड़ देता है और गाने की आवाज का पीछा करने लग जाता है। ना जाने क्या जादू था उस लड़की की आवाज में, जिस कारण वो अपने आप को उसका पीछा करने से रोक नहीं पा रहा था। आवाज काला झाड़ी जंगल की तरफ से आ रही थी। कुछ ही पल में युग वहां पर पहुंच जाता है। काला झाड़ी जंगल पहुंचने के बाद आवाज किश्नोई नदी की तरफ से आने लग जाती है और युग किश्नोई नदी की तरफ जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम किश्नोई नदी की तरफ बढ़ा रहा था, लड़की के गाना गाने की आवाज और तेज होती जा रही थी। उसके अंदर उस लड़की को देखने की इच्छा बढ़ते जा रही थी जो गाना गा रही थी। जब वो किश्नोई नदी के किनारे पर पहुंचता है तो अचानक से गाना गाने की आवाज बंद हो जाती है। किश्नोई नदी पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई थी। युग किश्नोई नदी के किनारे पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, फिर अचानक बंद कैसे हो गई? युग यही सोचकर अपने कदम आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ती है और वो देखता है कि नदी की छोटी छोटी लहरों पर कई सारे जुगनू मंडरा रहे थे। उन्हीं जुगनू की रोशनी में युग देखता है कि नदी के किनारे पर दूसरे साइड मुंह करके एक लड़की खड़ी हुई थी। युग को उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की के लंबे लंबे बाल थे उसकी कमर तक, जिसे उसने खोल कर रखा हुआ था। उसकी गोरी कमर युग को साफ दिख रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये लड़की कौन है और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं ये लड़की यक्षिणी तो नहीं? यक्षिणी का नाम लेते ही युग के पैर कपकपाने लग जाते हैं। उसे डर लगने लग जाता है, पर अगले ही पल वो अपने डर को अपने अंदर मार देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर यक्षिणी कैसी दिखती थी। कौन थी वो यक्षिणी जिसके रूप के जाल में हर मर्द फंस जाता था? क्या अप्सराओं से भी सुंदर होती थी यक्षिणी? यही सब सोचकर युग अपने कदम नदी के किनारे पर खड़ी लड़की की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, यक्षिणी, तुम यक्षिणी ही हो ना? वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती। वो तो नदी के पानी को बहते हुए देख रही थी। यक्षिणी यक्षिणी यही कहते हुए युग उस लड़की के नजदीक पहुंच गया था। युग उस लड़की को छूने ही वाला था कि तभी वो लड़की पीछे मुड़ जाती है। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो युग देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यामिनी थी। यामिनी हंसते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं युग बाबू, यामिनी। आपको क्या मैं यक्षिणी की तरह दिखती हूँ कि जब देखो आप मुझे यक्षिणी के नाम से पुकारते रहते हो? युग यामिनी को वहां पर देखकर भौचक्का रह गया था।
उसे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने यामिनी खड़ी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। युग यामिनी को घूरे जा रहा था। यामिनी युग के साथ मजाक करते हुए कहती है, अब आप हर बार की तरह मेरे बदन को ताकते ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे भी? युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? मछली पकड़ने आई हो क्या? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, मछली नहीं, मर्द पकड़ने। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मर्द पकड़ने? यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, मैं मजाक कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ मजाक भी नहीं कर सकती क्या? आप जरा खुद सोचिए, एक मछुआरन यदि मछली नहीं पकड़ेगी तो क्या पकड़ेगी? एक बात बताओ, तुम हमेशा रात में ही मछली क्यों पकड़ती हो? कभी रोंका मुजा घाट पर तो कभी बंगला मुड़ा घाट पर। क्योंकि मुझे रात में ही शिकार करना पसंद है। यामिनी हंसते हुए कहती है, मछलियों का शिकार, मर्दों का नहीं। मैंने आपको बताया था ना, रात के वक्त नदी का पानी ज्यादा शांत रहता है, हलचल नहीं होती, जिस वजह से ज्यादा मछलियां फंस जाती हैं। युग को काफी हद तक यामिनी की बात ठीक लगती है। यामिनी नदी की ओर देखते हुए कहती है, वैसे बाबू, आपको पता है या नहीं पता है? अरे कैसे पता नहीं होगा? आसपास के गांव वालों तक को ये बात पता चल गई तो आपको तो पता ही होगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो यामिनी? अरे यक्षिणी के बारे में बाबू। सुना है वो आजाद हो गई और उसने रोंकामुचा गांव के सरपंच के बेटे मोहित को अपना शिकार भी बना लिया। अच्छा ही हुआ, युग हैरानी के साथ कहता है। अच्छा हुआ? पर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? किसी को मारना तो पाप है ना? युग बाबू, पापी को मारना पाप नहीं होता है, बल्कि पुण्य का काम होता है। भगवान राम ने रावण को मारा था ना, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, और पांडवों ने भी तो पांचाली के लिए कौरवों से युद्ध लड़ा था ना। तो क्या उन सभी भगवानों ने उन दुष्टों का नाश करके पाप किया था? नहीं ना। तो यक्षिणी ने भी मोहित को मारकर कोई पाप नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो यामिनी? साफ साफ शब्दों में कहो ना। यही कि मोहित एक बहुत बड़ा दुष्ट था। आपको पता है, अपनी पहली पत्नी को उसने जलाकर मार दिया था। सारा गांव इस बात को जानता है, पर सरपंच का बेटा है ना, इसलिए किसी का मुंह नहीं खुलता। इतना ही नहीं, दूसरी शादी करने के बाद भी उसकी नजर पराई स्त्रियों पर ही रहती थी। उसकी नजर बहुत दिनों से एक विधवा पर थी। वो उसके साथ हम बिस्तर होना चाहता था, और उस रात भी शायद वो बंगला मुड़ा गांव में उसी से मिलने जा रहा था। अच्छा ही हुआ कि बीच रास्ते में ही यक्षिणी ने उसे अपना शिकार बना लिया। तुमने ठीक कहा यामिनी, जो मर्द अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री पर नजर डाले उसे मार देना ही बेहतर है। युग बाबू, आपने छोड़िए बस ये सब बातों को, और ये बताइए, कहीं आप तो अपनी पत्नी को नहीं मारोगे ना? उसे प्यार से रखोगे ना? तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? यामिनी धीरे से कहती है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनूंगी ना। आप मुझसे शादी करेंगे ना? यामिनी की बात सुनकर युग दंग रह जाता है। उसकी आंखें भौचक्की रह जाती हैं। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे ये आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। आप भी ना मजाक तक नहीं समझते। आपके साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। यामिनी की बात सुनकर युग के जान में कुछ जान आ जाती है। यामिनी धीरे से कहती है, वैसे एक बात पूछूं बाबू? हाँ पूछो। जो बात मैं आपसे पूछने वाली थी, वो पूछने से पहले मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहती हूँ। अरे तुम्हें जो पूछना है पूछो, ऐसे बातें मत घुमाओ। हाँ हाँ पूछ रही हूँ। ये बताइए, क्या अब मैं हमारी दोस्ती पक्की समझूं? दोस्ती पक्की समझूं मतलब ये कि आप मेरे दोस्त बनोगे ना? अरे हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जहाँ दो अनजान लोगों को एक दूसरे के नाम पता चल जाते हैं, वहीं दोस्ती हो जाती है। वाह, क्या बात बोली आपने। तो युग बाबू, आपकी दोस्त होने के नाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको शहर में कोई लड़की मिली थी या नहीं? मतलब वही क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, हाँ, गर्लफ्रेंड है या नहीं? युग यामिनी की बात सुनकर उदास हो जाता है। उसे अपने अतीत का एक हिस्सा याद आता है जिसे वो याद नहीं करना चाहता था। एक गहरी सांस लेकर युग कहता है, गर्लफ्रेंड थी, पर अब नहीं। क्यों, छोड़कर चली गई ना? युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, अब यही तो होता है आजकल के रिश्तों में।
लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच वो सब होता है, फिर किसी न किसी बात पर झगड़ते हैं, फिर वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर आप चाहेंगे भी तब भी नहीं। युग हकलाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जो आपने अभी अभी सुना वही कहा मैंने। अभी आपने ही तो कहा ना कि मैं आपकी दोस्त हूँ। और आपको एक बात पता है, प्यार के रिश्ते भले ही टूट जाते हैं पर दोस्ती के रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। वो सिर्फ 7 जन्म नहीं बल्कि हर जन्म तक चलते हैं। हर जन्म तक साथ चलते हैं। पर मैंने सुना है इंसान के तो सिर्फ 7 जन्म ही होते हैं ना। ये किसने कहा बाबू आपसे? इंसान जितने चाहे उतने जन्म ले सकता है। ये जीवन मरण का चक्र चलता रहता है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाती। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि बिल्ली खुद 9 जन्म लेती है, उसके पास पूरी 9 जिंदगियां होती हैं, 9। यामिनी की बात सुनकर युग हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था यामिनी उससे ये कैसी बातें कर रही थी। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे बाबू आपको प्यास लगी थी ना? जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है युग को फिर से प्यास लगने लग जाती है, वरना वो तो भूल ही गया था कि उसे प्यास भी लगी थी। उसका गला सूखने लग जाता है। युग अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ पर तुम्हें कैसे पता मुझे प्यास लगी थी? बाबू मेरा नाम यामिनी है, यामिनी, और यामिनी को सब पता है। आपने ज्यादा सवाल मत पूछे, आप बहुत सवाल करते हैं। चलिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाती हूँ मतलब? मैं खुद पी लूंगा यामिनी। पानी कहाँ है ये बताओ। यामिनी हंसते हुए कहती है, बाबू लगता है आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। इतना सारा पानी है नदी में और आप मुझसे पूछ रहे पानी कहाँ पर है? मतलब मुझे नदी का पानी पीना है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबू? पुराने जमाने में सब नदी का पानी पीते थे, वो तो मिनरल वाटर आ गया इसलिए अब लोग कतराते हैं। पर आज तक जितना ज्यादा शुद्ध नदी का पानी होता है उतना मिनरल वाटर का भी नहीं, समझे आप? चलिए मैं पिलाती हूँ आपको पानी। अरे नहीं मैं पी लूंगा। ठीक है आप खुद ही पी लीजिए। यामिनी फुसफुसाते हुए कहती है, देखती हूँ मेरी इजाजत के बिना आप पानी कैसे पी सकते हैं। युग नदी के पास झुकता है और अपने हाथ में नदी का पानी लेने लग जाता है। जब वो नदी का पानी अपनी दोनों हथेली में लेता है तो देखता है उसमें मिट्टी आ गई थी, जिस कारण वो उसे पी नहीं सकता था। वो दोबारा दूसरा पानी लेता है पर उसमें भी मिट्टी आ जाती है। वो बार बार अपनी हथेली में पानी ले रहा था पर हर बार उसमें मिट्टी आ रही थी। युग खुद से कहता है, अरे ये हो क्या रहा है? मेरे हाथों में बार बार ये मिट्टी क्यों आ रही है? बाबू तभी तो मैंने कहा था मैं पिला देती हूँ पानी। किश्नोई नदी का पानी पीना इतना आसान नहीं है। जिस तरह पेड़ पौधों को प्यार से पाला जाता है उसी तरह नदी को भी प्यार से पाला जाता है। ये अपने मालिक का स्पर्श पहचानती है, समझे आप? युग मन ही मन कहने लग जाता है। इसने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। यामिनी नदी के पास बैठती है, अपनी हथेली में पानी लेती है और वो पानी युग की हथेलियों में डालने लग जाती है। युग हैरान था ये सोचकर कि यामिनी के हाथों में मिट्टी क्यों नहीं आई थी। जब युग वो पानी पीता है तो उसे एक अलग ही एहसास होता है। आज तक उसने इतना मीठा पानी पहले कभी नहीं पिया था। उसकी प्यास तो एक घूंट से ही मिट गई थी, पर वो फिर भी यामिनी के हाथों से और पानी पीना चाहता था। यामिनी भी अपनी हथेलियों में पानी लेकर उसे पानी पिलाने लग जाती है। पानी पीते वक्त युग की आंखें यामिनी की आंखों से मिली हुई थी। न जाने क्या जादू था यामिनी की आंखों में जिसमें युग डूब गया था। यामिनी की आंखों में वो दरिया था जिसकी गहराई में युग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी को भूल गया था। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू अब बस भी कीजिए वरना पानी पीते पीते आपका पेट फट जाएगा। यामिनी के हंसने पर युग पानी पीना बंद कर देता है और सीधे खड़ा हो जाता है। युग यामिनी की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुमने सही कहा था यामिनी, जो बात नदी के पानी में है वो मिनरल वाटर में भी नहीं। इतना मीठा पानी मैंने आज तक नहीं पिया था। युग यामिनी के जवाब आने का इंतजार करने लग जाता है पर यामिनी कुछ नहीं कहती। युग काफी हैरान होता है इस बात से क्योंकि पिछले 2-3 मुलाकातों में जब भी युग यामिनी से मिला था यामिनी उसकी हर बात का कुछ न कुछ जवाब देती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि यामिनी ने युग की बात का कुछ जवाब नहीं दिया था। अचानक से यामिनी के हंसते हुए चेहरे पर परेशानी आ गई थी। उसे अंदर ही अंदर कोई बात बेचैन करने लग जाती है। युग यामिनी के चेहरे की बेचैनी पढ़ लेता है और यामिनी से पूछता है, क्या हुआ यामिनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? यामिनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, कोई आ रहा है युग बाबू। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, कोई आ रहा है पर कौन? युग अपने चारों तरफ नजरें फिराते हुए कहता है, मुझे तो कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कौन नजर आ रहा है और किसकी बात कर रही हो तुम?
यामिनी काला झाड़ी जंगल की ओर इशारा करते हुए कहती है, इस ओर से युग बाबू, जंगल के अंदर से कोई आ रहा है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, जंगल के अंदर से कोई आ रहा है, पर कौन, वो भी इतनी रात को? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें कोई कहाँ दिखाई दे रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना यामिनी? रात के समय तुम्हारी नजरों को कुछ होता तो नहीं है ना? यही सब बोलकर युग अपने कदम जिस ओर यामिनी ने इशारा किया था उस ओर बढ़ाने लग जाता है। युग काला झाड़ी जंगल की झाड़ियों के पास पहुंच गया था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी किसकी बात कर रही थी। जब युग झाड़ियों के पास पहुंचता है तो देखता है कि झाड़ियों में हलचल हो रही थी। ये देखकर युग के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी समझ में नहीं आता कि इतनी रात में जंगल के अंदर कौन होगा, कहीं कोई खूंखार जानवर तो नहीं, या फिर यक्षिणी। झाड़ियों के अंदर और ज्यादा हलचल होने लग जाती है। युग की सांसें उस हलचल को देखकर थम सी गई थी। झाड़ियों में और तेज हलचल होने लग जाती है। जब झाड़ियों की हलचल खत्म होती है तो युग देखता है कि उसके सामने वर्चस्विनी और चार्ली खड़े हुए थे। उन्हें देखकर युग के जान में जान आ जाती है। युग अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे आप लोग हैं, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। वर्चस्विनी युग को घूरते हुए कहती है, तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं युग हूँ और मैं यहाँ पर यामिनी। इतना कहकर युग वर्चस्विनी और चार्ली को यामिनी से मिलाने के लिए पीछे मुड़ने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। यामिनी वहां से गायब हो चुकी थी। यामिनी वहां पर नहीं थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये यामिनी कहां पर चली गई? अभी तो यहीं पर थी। वर्चस्विनी युग से पूछती है, कौन युग? युग वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही चार्ली कुछ याद करते हुए कहता है, कहीं तुम वही युग तो नहीं हो जिसने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है? युग अपने आप पर शर्मिंदा होते हुए कहता है, हाँ मैं वही युग हूँ जिसने ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है। चार्ली अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहता है, अरे मैडम जी, ये वही है जिसने यक्षिणी को आजाद किया है। मैंने आपको रास्ते में बताया था ना कि यक्षिणी को 13 साल पहले ग्रेवयार्ड कोठी में बंद कर दिया गया था, पर शहर से एक लड़का आया है जो कि ग्रेवयार्ड कोठी में जो लेखक रहते थे उनका बेटा है। ये वही है। दोनों गांव में खूब चर्चे हैं इसके। गांव वाले तो कब से इसे भगा देते, पर ये दिलीप जी के बेटे की तरह है ना, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं। डरते हैं सब दिलीप जी से। वर्चस्विनी युग से पूछती है, अच्छा तो तुम हो युग? मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। युग अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, आपने कुछ पूछा था, पर क्या? यही कि तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? युग के मन में ख्याल आता है कि वो उन दोनों को यामिनी के बारे में बताए, पर अगले ही पल वो समझ जाता है कि वो दोनों कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। वैसे भी पुलिस वालों का काम होता है बेवजह शक करना। युग बहाना बनाते हुए कहता है, वो मैं यहाँ पर घूमने आया था। क्या है ना, शहर में कोई नदी कहाँ है और ऐसी हरियाली भी नहीं है, तो वही मौसम का लुत्फ उठाने आया था। वर्चस्विनी युग को घूरते हुए कहती है, बड़ा वक्त लगा ये बताने में कि तुम यहाँ पर घूमने आए हो। सच सच बताओ, तुम यहाँ पर घूमने आए हो या सुराग मिटाने? युग हैरानी के साथ कहता है, क्या सुराग मिटाने? ये आप क्या बोल रही हैं? और नहीं तो क्या। ये बताओ, इस पूरे जंगल में बस ये ग्रेवयार्ड कोठी ही है ना जहाँ पर लोग रहते हैं आसपास, और कोई घर नहीं है ना? हाँ, ये ग्रेवयार्ड कोठी है। ये नदी के पास भी है, तो हो सकता है कि तुमने ही मोहित को मारा हो। काफी आसानी हुई होगी उसे मारने में। ये आप क्या बोल रही हैं? भला मैं मोहित को क्यों मारूंगा? मेरी उससे क्या दुश्मनी? मैं तो उसे जानता तक नहीं। देखिए, आप मुझ पर ऐसे बेवजह इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं तो बस एक अंदाजा लगा रही थी। क्या करें, हम पुलिस वालों का काम होता है शक करना, हर एक शख्स को अपराधी की नजर से देखना जब तक असली अपराधी पकड़ा ना जाए। वैसे जिस रात खून हुआ तब तुम कहाँ थे? मैं अपनी कोठी में ही था। क्या कर रहे थे? सो रहा था। युग जानबूझकर उबासी लेते हुए कहता है, और अभी भी मुझे बहुत नींद आ रही है। आप दोनों जिसके लिए यहाँ पर आए थे वो कीजिए। मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं निकलता हूँ, वरना मैं यहीं पर सो जाऊंगा। बड़ी खराब आदत है मेरी, मेरा नींद पर जरा सा भी काबू नहीं है। इतना कहकर बिना वर्चस्विनी का जवाब सुने हुए युग वहां से चला जाता है। वर्चस्विनी युग को रोकने का सोचती है, पर वो उसे जाने देती है, क्योंकि जिस काम के लिए वो नदी के पास आई थी वो करने में उसे देर हो रही थी। युग के जाते ही चार्ली वर्चस्विनी से पूछता है, ये क्या मैडम जी, आप ये युग पर शक क्यों कर रही थी? वो तो बेचारा शहर से आया है। मुझे नहीं लगता कि वो मोहित का खून कर सकता है। भला उसका मोहित से क्या लेना देना? चार्ली, तुम्हें क्या पता कब किसकी पहचान हो जाती है और कब कौन किसका दुश्मन बन जाता है। आजकल के जवान छोकरों का खून बहुत गर्म होता है। उसी गर्म खून के कारण वो कोई गलत कदम उठा बैठते हैं। तुम्हें क्या लगता है युग यहाँ पर ये नदी, ये मौसम का लुत्फ लेने आया था? मुझे नहीं लगता उसकी सूरत देखकर। तो फिर क्यों आया था मैडम जी वो यहाँ पर? पता नहीं, कुछ तो है जो हमसे छुपा रहा था।
तुमने नोटिस किया था जब वो मेरे सवालों के जवाब दे रहा था तो कितना सोच सोच कर और रुक रुक कर दे रहा था। इससे साफ पता चलता है कि वो कुछ तो छुपा रहा था हमसे। खैर ये सब छोड़ो, अभी जिसके लिए आए हैं वो काम करते हैं। नदी के किनारे की अच्छे से तहकीकात करना, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, समझे? मैडम इतनी रात में यहाँ पर क्या दिखाई देगा? हम कल सुबह आते हैं ना। चार्ली हम अपने साथ टॉर्च लेकर आए हैं ना, तो उसे जलाओ और काम पर लग जाओ, समझे? बहाने मत बनाओ। जी मैडम समझ गया। चार्ली ने अभी टॉर्च ऑन करके सामने नजर की ही थी कि उसकी आंखें चौंधी आ जाती हैं। वो अपनी एक दो बार आंखें मलता है और कहता है, अरे ये क्या है? वर्चस्विनी पूछती है, क्या हुआ चार्ली? अरे मैडम जी जरा सामने तो देखिए। जब वर्चस्विनी किश्नोई नदी की ओर नजरें करती है तो देखती है कि नदी के ऊपर बहुत सारे जुगनू के झुंड थे जो रोंकामुचा घाट की तरफ जा रहे थे। चार्ली उन जुगनुओं को देखते हुए कहता है, मैडम जी आपने देखा इन जुगनुओं को कैसे एक साथ नदी के दूसरी ओर जा रहे हैं, जैसे इन्हें हमारा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया हो और इन्हें कोई गाइड कर रहा हो। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली यहाँ पर हम जुगनुओं का खेल देखने नहीं आए हैं। ये फालतू की बातें करना बंद करो और सुराग ढूंढो जिसकी मदद से हम कातिल तक पहुंच सके। चार्ली मुंह बनाते हुए फुसफुसाते हुए कहता है, कातिल तक या यक्षिणी तक? वर्चस्विनी और चार्ली नदी के पास तहकीकात करने लग जाते हैं। वो दोनों ही टॉर्च की मदद से नदी की रेत पर सुराग ढूंढ रहे थे। अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वर्चस्विनी सुराग ढूंढते हुए कहती है, चार्ली ये जो मोहित था ये रोंकामुचा गांव में रहता था ना? हाँ मैडम वहीं रहता था। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है। मोहित रोंकामुचा गांव में रहता था और उसकी लाश बंगला मुड़ा घाट पर मिली है। आखिर ये आधी रात में जा कहाँ रहा था? वर्चस्विनी चार्ली से पूछती है, चार्ली मैंने तुम्हें पता करने बोला था ना कि ये मोहित आधी रात में कहाँ पर जा रहा था, कुछ पता किया? चार्ली कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ मैडम किया था ना, मैं आपको बताना भूल गया। जब मैं इसकी दूसरी पत्नी सुधा का बयान लेने गया था तो वो बता रही थी कि हर रात की तरह मोहित शराब पीने दारू के ठेके पर गया था। और ये दारू का ठेका कहाँ पर है? वो तो रोंकामुचा गांव में ही है। मैं दारू के ठेके पर भी गया था ये सोचकर कि शायद कुछ पता चल जाए। वहां पर काम करने वाले एक आदमी को जब मैंने 100 का नोट दिया तो उसने सब सच उगल दिया। ये पैसा भी ना कमाल की चीज है, सब कुछ उगलवा देता है इंसान के मुंह से। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली ये फालतू की बातें बंद करो और ये बताओ उस आदमी ने तुम्हें क्या बताया? मैडम जी उस आदमी ने मुझे बताया कि मोहित ना उसका डेली का कस्टमर था। हर रात शराब पीने जाता था और देर रात तक पीता रहता था जब तक चढ़े ना। और जिस रात उसका खून हुआ उसके साथ 2 लोग और थे जो शराब पी रहे थे। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? 2 लोग और थे? कौन थे वो 2 लोग? कुछ तो नाम ही बताया था उस वेटर ने उन दोनों का। चार्ली जल्दी बताओ क्या नाम था उन दोनों का। चार्ली अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है पर उसे कुछ याद नहीं आता है। चार्ली अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, सॉरी मैडम मैं भूल गया। वो क्या है ना, मुझे भूलने की बीमारी है। अक्सर मैं कभी कभी कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। चार्ली तुम्हारी ये भूलने की बीमारी की तो याद करो उन दोनों के नाम, और यदि याद नहीं आता तो कल सुबह होते ही सबसे पहले उस आदमी के पास जाओ और उससे उन दोनों के नाम पूछो। हो न हो जितना मुझे लगता है जरूर वही खूनी होंगे मोहित के। दोस्त ही अक्सर दुश्मन बन जाते हैं, पीने के बाद तो कुछ ज्यादा ही। अब हम खूनी से ज्यादा दूर नहीं है। इतना कहकर वर्चस्विनी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। अभी वो 1-2 कदम ही चली थी कि तभी उसकी नजर रेत पर पड़ती है। रेत पर कुछ था, कुछ ऐसा जिसे देखकर वर्चस्विनी के होश उड़ गए थे। उसके कदम वहीं पर थम गए जहां पर वो खड़ी हुई थी। वर्चस्विनी हकलाते हुए कहती है, न नीचे देखो चार्ली, नीचे देखो। जब चार्ली अपनी नजरें नीचे करता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो घबराते हुए कहता है, हे भगवान। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। वर्चस्विनी और चार्ली जब जमीन पर अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि रेत के ऊपर एक अजीब सी कलाकृति बनी हुई थी जो कि खून से बनाई गई थी। एक गोला बनाया गया था और उसके अंदर एक स्टार बना हुआ था। स्टार के 6 खानों के अंदर 1 से लेकर 6 तक देवनागरी लिपि में गिनती लिखी गई थी। स्टार के बीचों बीच एक दीपक रखा हुआ था जो कि पूरी तरह काला पड़ गया था और बुझा हुआ था। गोले को बाहर से कमल के फूलों से सजाया गया था।
पर वहां पर सिर्फ कमल के फूल थे, उसकी कलम नहीं। वो पूरे कमल के फूल जले हुए थे और उनके ऊपर भी खून के छींटे गिरे हुए थे। उस पूरी कलाकृति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे हाथों से बनाया गया था। गोले और स्टार को रेत के अंदर धसा कर बनाया गया था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जब वहां पर ताजा ताजा रक्त डाला होगा तो इन पतली नालियों में बह रहा होगा, तभी वो अब सूख चुका था। चार्ली उस अजीब सी कलाकृति को देखते हुए कहता है, अब ये क्या नई चीज है मैडम जी, मैंने आज तक इतनी अजीब कलाकृति पहले कभी नहीं देखी। वर्चस्विनी भी उस कलाकृति को देखते हुए कहती है, मैंने भी चार्ली, पता नहीं क्या है ये। चार्ली उस कलाकृति में बने गोले के बाहर पड़े जले हुए कमल के फूल को उठाने के लिए नीचे झुकने लग जाता है। तभी वर्चस्विनी उसे टोकते हुए कहती है, अरे चार्ली ये क्या कर रहे हो, रुको 2 मिनट। क्यों, क्या हुआ मैडम जी, मैं इस फूल को पास से देखना चाहता था इसलिए उठा रहा था। वर्चस्विनी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली तुम्हें इतना भी नहीं पता, किसी भी सुराग को हाथ लगाने से पहले सुराग की फोटो ले लेनी चाहिए कि वो किस स्थिति में हमें मिला था, उसके बाद में केस सॉल्व करने में आसानी होती है। सॉरी मैडम जी, मैं भूल गया था। तुम न चार्ली, पता नहीं कैसे तुम्हारा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। इतना कहकर वर्चस्विनी ग्लव्स पहनती है और कलाकृति की अलग अलग एंगल से 3-4 फोटो खींच लेती है। चार्ली कमल के फूल को अपने हाथ में उठाता है, उसे चारों तरफ से देखते हुए कहता है, मैडम जी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस फूल को कैसे जलाया गया होगा। जरा देखिए, इसकी पत्तियां अभी भी कोमल हैं, बल्कि इसे तो राख में बदल जाना चाहिए था। कितनी अजीब बात है ना ये। वर्चस्विनी चार्ली की बात का कुछ जवाब नहीं देती है, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान कलाकृति को देखने में था। वो समझना चाहती थी कि आखिर ये कलाकृति किस चीज की थी, पर इस सवाल का जवाब ढूंढने में उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका दिमाग ठप पड़ चुका था। वर्चस्विनी कलाकृति को नजदीक से देखते हुए कहती है, चार्ली मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस कलाकृति को किसने बनाया होगा और क्यों। चार्ली फुसफुसाते हुए कहता है, और किसने मैडम जी, यक्षिणी ने ही बनाया होगा इसे। चार्ली तुम फिर शुरू हो गए। मैडम जी मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सब यक्षिणी ने ही किया है, वरना आप ही बताइए ये इतनी अजीब कलाकृति किसने बनाई होगी। कोई खूंखार जानवर तो बना नहीं सकता। और चलिए एक बार के लिए मैं आपकी बात मान भी लूं कि मोहित का खून उसके किसी दुश्मन ने किया है, तो भला उसके मारने के बाद वो खूनी ऐसी अजीब सी आकृति क्यों बनाएगा। पता नहीं चार्ली, पर हो ना हो ये कलाकृति उसी खूनी ने बनाई होगी। जरूर इस कलाकृति के अंदर कोई ना कोई राज तो जरूर छिपा है जिसका हमें पता लगाना है। इतना कहकर वर्चस्विनी टॉर्च की रोशनी को उस कलाकृति के हर एक हिस्से में मारने लग जाती है ताकि उसे वो अच्छे से देख सके। वर्चस्विनी रेत में लगे सूखे खून को एक छोटी सी सफेद बोतल में भर लेती है और वो बोतल चार्ली को देते हुए कहती है, इसे पकड़ो चार्ली, ये खून फॉरेंसिक लैब में भेजना है। ओके मैडम जी, फॉरेंसिक लैब से ये पता चलेगा कि ये खून मोहित का ही है या किसी और का। ये भी तो हो सकता है कि ये खून किसी और का हो। चार्ली मनी मन सोचता है, अब मैडम जी मैं आपको कैसे समझाऊं, ये खून मोहित का ही होगा और ये सब कुछ किया धरा यक्षिणी का ही है। ये शहर से आए हुए लोगों को ना गाँव की कोई भी बात समझानी बेकार है। यही सब सोचकर चार्ली अपना मुंह बंद कर लेता है, बस वर्चस्विनी की हाँ में हाँ मिलाते रहता है। वर्चस्विनी स्टार के बीच में रखे हुए दीपक को देखते हुए कहती है, ये दीपक तो मिट्टी का बना हुआ है, पर ये इतना जल कैसे गया, पूरा काला पड़ गया है जैसे किसी आग की भट्टी में तपा हो। इतना कहकर वर्चस्विनी उस दीपक को भी अपने हाथ में पकड़ लेती है। जब वो उस दीपक का तल देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, ओ माय गॉड। चार्ली बौखलाहट के साथ पूछता है, क्या हुआ मैडम जी। ये देखो चार्ली, इस दीपक के तल के नीचे पतला सा मांस का टुकड़ा और साथ में खून चिपका हुआ है। चार्ली अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या। हाँ चार्ली, ये देखो, इस मांस के टुकड़े को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दीपक किसी मांस पर रखा गया था। जब दीपक को इसकी क्षमता से ज्यादा देर जलाया गया तो मांस का टुकड़ा इस पर चिपक गया होगा। जहाँ से वर्चस्विनी ने वो दीपक उठाया था, वर्चस्विनी स्टार के अंदर उस एरिया को देखने लग जाती है और कहती है, इस एरिया की हाइट करीब 13 सेंटीमीटर और विड्थ करीब 9 सेंटीमीटर होगी। एक हार्ट का साइज भी इतना ही होता है। चार्ली, मोहित की बॉडी में उसका हार्ट नहीं था ना। हाँ मैडम, नहीं था। आसपास छानबीन भी करी थी, कहीं नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं इस दीपक के नीचे ही मोहित के हार्ट को रखा गया हो और उसी का मांस इस दीपक के तल पर चिपक गया हो। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है, चार्ली की तो बोलती बंद हो जाती है। वो एक घूंट तक अपने गले से नीचे नहीं उतार पा रहा था। वर्चस्विनी कहती है, चार्ली ये दीपक को भी फॉरेंसिक लैब में भेजो और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो कुछ है सबको कलेक्ट करो और फॉरेंसिक लैब भेज दो।
कल सुबह होते ही पूरी टीम को लेकर यहाँ पर दोबारा आओ। मुझे तो लगता है यहाँ पर और भी सुराग होंगे जिन्हें हम मिस कर रहे हैं। जी मैडम, मैं सुबह होते ही पूरी टीम के साथ यहाँ पर आ जाता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, इस बार आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वेरी गुड, यही कॉन्फिडेंस चाहिए चार्ली मुझे। इस गांव में जरूर कुछ न कुछ तो अजीब चल रहा है, कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्चस्विनी काला झाड़ी जंगल को देखते हुए कहती है, इस काला झाड़ी जंगल में कई काले राज छुपे हुए हैं, जिसके ऊपर से मैं पर्दा उठाकर ही रहूंगी। सुबह हो गई थी और रौंका-मुचा गांव के सरपंच रतन पाल के घर में मातम छाया हुआ था। उसके घर उसे सांत्वना देने काफी लोग आए हुए थे। फर्श पर ही मोहित की एक छोटी सी फोटो लगी हुई थी, जिस पर सफेद फूलों की माला चढ़ी हुई थी। फर्श के आधे हिस्से में महिलाएं बैठी हुई थी तो आधे हिस्से में आदमी बैठे हुए थे। महिलाओं के बीच में ही सफेद साड़ी पहनकर मोहित की दूसरी पत्नी सुधा बैठी हुई थी। सुधा के आसपास जो औरतें बैठी हुई थी वो तो दहाड़े मार मार कर रो रही थी, पर सुधा के चेहरे पर एक भी आंसू नहीं था। उसके चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं थी, क्योंकि उसे मोहित के जाने का जरा सा भी गम नहीं था। सुधा का गाल सूजा हुआ था, जिस पर 5 उंगलियां छपी हुई थी। ये सब मोहित की ही करामात थी, जो उसने मरने से पहले सुधा को दिए थे। मोहित की फोटो के पास ही उसके पिता रतनपाल बैठे हुए थे। रतनपाल की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी, गला तो बैठ सा गया था। उसके बगल में ही भूपेंद्र बख्शी बैठा हुआ था, जो उसे सांत्वना दे रहा था। रतनपाल रोते हुए कहता है, एक ही तो बेटा था मेरा, उस यक्षिणी ने वो भी छीन लिया मुझसे। इसकी माँ तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर चली गई थी, अब किसके सहारे जीऊंगा मैं। रतनपाल अपने हाथ से सुधा की ओर इशारा करते हुए कहता है, इस बांझ ने तो एक पोता भी नहीं दिया मुझे। कितनी बार बोला मोहित से तीसरी शादी कर ले, पर नहीं माना। पता नहीं इस बांझ ने क्या जादू करके रखा था मेरे बेटे पर। भूपेंद्र बख्शी मन ही मन सोचने लग जाता है, पहली पत्नी से भी कोई बच्चा नहीं था, दूसरी से भी कोई बच्चा नहीं। कमी मोहित में ही होगी शायद, इसीलिए वो तीसरी शादी नहीं करना चाहता था, वरना गांव वालों के सामने उसकी असलियत बाहर आ जाती कि बांझ सुधा नहीं बल्कि मोहित है। रतनपाली फिर से रोने लग जाता है, मेरा बेटा चला गया रे, मुझे अकेला छोड़कर मेरा बेटा। भूपेंद्र बख्शी रतनपाली के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, संभालो अपने आप को रतन, एक न एक दिन तो सभी को इस दुनिया से जाना है, संभालो अपने आप को। कैसे संभालू भूपेंद्र, मेरा बेटा मेरा मोहित चला गया मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ रतन, आखिर मोहित को बचपन में मैंने भी तो अपनी गोद में खिलाया है, मेरे भी बेटे की तरह ही था वो। भूपेंद्र रतनपाल को सांत्वना दे ही रहा था कि तभी वहां पर बैठे लोगों में हलचल मचनी शुरू हो जाती है, जैसे ये संकेत हो कि कोई आ रहा है। कुछ ही देर में सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं जिसके बीच में से दिलीप चलते हुए आ रहा था। दिलीप के पीछे पीछे ही सुदेश भी आ रहा था। दिलीप मोहित की फोटो के पास जाकर बैठता है, उस पर माला चढ़ाता है और हाथ जोड़कर वहीं पर रतनपाली के पास बैठ जाता है। सुदेश भी वहीं पर बैठ जाता है। रतनपाली रोते हुए कहता है, ये क्या हो गया दिलीप जी मेरे बेटे को, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बेटा। दिलीप रतनपाली के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, रो मत रतन, संभालो अपने आप को, इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा, हाय मेरा बेटा चला गया, चला गया, कोई तो मेरे बेटे को वापस ला दो। हे भगवान, क्यों छीन लिया तूने मेरे बेटे को, मेरी जान भी छीन ले। संभालो रतन अपने आप को, ऐसा नहीं बोला करते, किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, हमें हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। भूपेंद्र दिलीप और रतन की सारी बातें सुन रहा था। वो हमेशा से ही दिलीप को नीचा दिखाना चाहता था। वो मन ही मन सोचने लग जाता है, यही सही मौका है दिलीप को बेइज्जत करने का, बड़ा दयावान बनता है ना, अब बताता हूँ इसे मैं। भूपेंद्र रोने का नाटक करते हुए कहता है, अरे चला गया मेरा भतीजा, चला गया, कल तक मुझे चाचा चाचा बोला करते फिरता रहता था, चले गया रे। भूपेंद्र दिलीप की तरफ उंगली करते हुए कहता है, ये सब आपकी वजह से हुआ है दिलीप जी। दिलीप अपनी तरफ उंगली करते हुए कहता है, क्या कहा, मेरी वजह से? तुम होश में तो हो, क्या बोल रहे हो? भूपेंद्र अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, हाँ मैं अपने पूरे होश में हूँ। आपने कहा था कि ग्रेवयार्ड कोठी को बंद कर दिया जाएगा, पर क्या हुआ? आपके उस युग ने कोठी को बंद नहीं किया, बल्कि जहाँ पर यक्षिणी कैद थी उस कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। अब यक्षिणी आजाद हो गई है, उसने फिर से शिकार करने शुरू कर दिए। दिलीप भूपेंद्र बख्शी की बात का कुछ जवाब नहीं दे पाता, पहली बार वो शर्मिंदा था। भूपेंद्र अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है,
आप एक कोठी को बंद नहीं करवा पाए, क्या यही फिक्र है आपको सारे गांव की? आज रतन जी का बेटा मरा है, कल किसी और का, फिर किसी और को, और ऐसे ही एक एक करके ये गांव वापस से शमशान बन जाएगा। भूपेंद्र वहां पर बैठे लोगों को उकसाने लगता है और कहता है, क्यों गांव वालों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? मैं गलत तो नहीं? अब सबकी जान खतरे में है ना? वहीं पर बैठा भूपेंद्र का आदमी कहता है, हाँ हाँ सरपंच जी, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा आदमी कहता है, यक्षिणी को आजाद करके युग ने ठीक नहीं किया, उसने सारे गांव की जान को खतरे में डाल दिया। वहां पर बैठे लोगों में हड़कंप मच जाता है और भीड़ कहती है, हाँ हाँ युग ने ठीक नहीं किया, सरपंच जी ठीक कह रहे हैं, सारी गलती आपके परिवार की ही है। दिलीप को अपने वर्चस्व पर आघात लगता है क्योंकि पहली बार गांव वाले उससे ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। दिलीप गुस्से से कहता है, चुप हो जाइए आप सब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली अमावस्या आने से पहले तक उस यक्षिणी को वापस से कैद कर लिया जाएगा, और सिर्फ कैद ही नहीं, उसे ऐसी दुनिया में भेज दिया जाएगा कि वो दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आ सकेगी। भूपेंद्र कहता है, पर कैसे दिलीप जी, उस यक्षिणी को कैसे कैद करेंगे आप दोबारा? पता है ना, उन तीनों धर्म गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी उस यक्षिणी को वहां पर कैद करने के लिए। दिलीप गुस्से से भूपेंद्र को घूरते हुए कहता है, पता है मुझे, भूल मत, उन तीनों धर्म गुरुओं को मैं ही लेकर आया था गांव की रक्षा के लिए, तो इस बार भी मैं कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही लूंगा उस यक्षिणी को कैद करने का। पर कब तक दिलीप जी? कहीं ऐसा ना हो आने वाली अमावस्या को वो यक्षिणी किसी को अपना दूसरा शिकार बना दे और आप यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। इस बार गुस्से से दिलीप की आंखें लाल हो गई थी। वो तेजस्वी आंखें भूपेंद्र को दिखाते हुए कहता है, मैंने कहा ना, आने वाली अमावस्या से पहले उस यक्षिणी को कैद कर दिया जाएगा। पर कैसे? उसकी चिंता तू मत कर, वो सब मुझ पर छोड़ दे, तू यहाँ पर बैठकर जनानियों की तरह आंसू बहा, समझा? इतना कहकर दिलीप अपनी जगह पर से उठ जाता है। दिलीप के साथ ही सुदेश भी उठ जाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में युग और अभिमन्यु हॉल के अंदर बैठे हुए थे। युग ने अभिमन्यु को सारी बात बता दी थी कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ था। सारी बात सुनने के बाद अभिमन्यु युग से कहता है, अच्छा हुआ जल्दी से सही वक्त पर निकल गया, वरना तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे वर्चस्विनी तुझे सीधे हवालात के अंदर ही बंद कर देती। हाँ यार, तू नहीं जानता, ये पुलिस वाले ना बेवजह लोगों को परेशान करते हैं पैसा खाने के लिए। तुझे पता है ये जो चार्ली है ना, मैंने तो इसे कई बार रिश्वत लेते हुए देखा है, और ऐसी वैसी जगह नहीं, दारू के ठेके पर ही जब देखो वहां पर बैठा रहता है ये। क्या बात कर रहा है यार? हाँ यार सच में, क्या ये वर्चस्विनी भी रिश्वत लेती है? उसका पता नहीं यार, वो नई नई आई है ना ड्यूटी पर इस शहर से, वैसे देखने से तो ईमानदार लगती है। पर तू ये सब छोड़ और ये बता, पब्लिशर के नंबर निकाले या नहीं निकाले जिनके पास से तेरे पापा की बुक पब्लिश होती थी? हाँ यार निकाले ना, टोटल 5 पब्लिशर थे जिनके पास से पापा की बुक पब्लिश होती थी। 4 नंबर पर कॉल करके भी देख लिया। युग अभिमन्यु से कहता है। अभिमन्यु एक्साइटेड होते हुए कहता है, फिर क्या कहा उन्होंने? युग उदासी के साथ कहता है, यार उनका कहना है कि पापा ने यक्षिणी के ऊपर कोई किसी कहानी लिखी थी, इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है, ना ही ये पता है कि पापा ऐसी कोई कहानी लिख भी रहे थे या नहीं। अभिमन्यु भी उदासी के साथ कहता है, अरे यार फिर अब 2 मिनट, तूने कहा था कि तूने 5 पब्लिशर के नंबर निकाले हैं और 4 पर बात की है, फिर वो एक पब्लिशर को कॉल करना। यार जब से उसी को तो फोन कर रहा हूँ पर उसका नंबर ही नहीं लग रहा है, बंद बता रहा है। क्या कहा? बंद बता रहा है? अरे वैसे कौन सा पब्लिशिंग हाउस है? फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन हाउस। कहाँ का है? यही गुवाहाटी का है। अरे तो गुवाहाटी तो यहाँ से पास में ही है, तो बैठा क्या है, चल देख कर आते हैं, शायद वहां पर चलकर कुछ बात बन जाए। मेरा मन कहता है हो ना हो तेरे पापा की किताब इन्हीं के पास होगी। हाँ वो तो ठीक है, पर अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, पर क्या? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग अभिमन्यु की बात का जवाब देते हुए कहता है, यार मैं ना कायर और कछुए का इंतजार कर रहा था, वो भी आ जाते तो अच्छा रहता साथ में चलने के लिए। और तुझे तो पता ही है, मैंने कायर से बोला था कि उसकी शायरी की बुक पब्लिश कराने में मदद करूंगा। अगर वो साथ चलता तो लगे हाथ उसकी भी बात करवा देता पब्लिशर से, यदि वो मान जाए तो बात बन जाए। अभिमन्यु युग की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ ये भी ठीक है, पर ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? दोपहर के 12 बज गए, अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था।
वैसे तो रोज सुबह सुबह ही टपक पड़ते हैं, और आज काम है तो अभी तक नहीं आए। हाँ यार, सही कहा तूने, ये दोनों ना बचपन से ऐसे ही हैं, कभी काम के वक्त टाइम पर नहीं आते। कल रात से जो गए हैं तब से ही इनका कुछ अता पता नहीं है, फोन तक नहीं किया। क्या कहा? फोन तक नहीं किया? इन दोनों के ना कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ रहे हैं। एक काम कर, जरा लगा के देना इस कायर को फोन, अभी बताता हूँ। जब तक सुबह सुबह मेरे मुंह से ये दोनों प्रवचन नहीं सुनेंगे ना तो लाइन पर नहीं आएंगे। हाँ, अभी लगाता हूँ। इतना कहकर युग अपनी जेब में से मोबाइल निकालता है और कायर को फोन करने लग जाता है। युग कहता है, अरे बेल तो जा रही है पर यह कायर फोन नहीं उठा रहा। क्या कहा? फोन नहीं उठा रहा, पर क्यों? युग चिढ़ते हुए कहता है, अरे यार, अब मुझे क्या पता वो फोन क्यों नहीं उठा रहा। तू भी ना बड़े अजीब सवाल पूछता है। अरे तो तू चिढ़ क्यों रहा है? कायर को फोन नहीं लग रहा तो कछुए को लगा। ये दोनों साथ में ही तो रहते हैं हमेशा, जैसे फेविक्विक से चिपके हुए हों। युग कछुए को फोन करने लग जाता है। बेल की आवाज सुनाई देती है। युग गुस्सा करते हुए कहता है, यार ये कछुआ भी फोन नहीं उठा रहा। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? कछुआ भी फोन नहीं उठा रहा, पर क्यों? यार फिर वही सवाल, अब मुझे क्या पता। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, बड़ी अजीब बात है यार, ना ही कायर फोन उठा रहा है ना ही कछुआ। मुझे तो ना कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़ लगती है? कैसी गड़बड़? कहीं ये दोनों अभी तक अपन दोनों ने यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोला था और उन्हें बताया नहीं था, इस बात को लेकर नाराज तो नहीं है? नहीं यार, पागल हो रहा है क्या? ये दोनों बच्चे थोड़ी हैं अब जो पुरानी बात को लेकर बैठे और बेवजह नाराज होते रहे। हाँ यार, तेरी भी बात ठीक है, पर फिर ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, कल रात ये दोनों बिंदु को उसके घर छोड़ने गए थे ना, उसको फोन करके देख, शायद उसे कुछ पता हो। युग खुश होते हुए कहता है, हाँ यार, अच्छा याद दिलाया, अभी फोन करता हूँ। इतना कहकर युग ने बिंदु का नंबर अपने मोबाइल पर निकाला ही था कि तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। अभिमन्यु दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, अब कौन आ गया? युग वापस से अपना मोबाइल जेब में रखते हुए कहता है, लगता है आ गए ये दोनों, अभी बताता हूँ इन दोनों को, कभी टाइम पर नहीं आते। इतना कहकर युग दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर कायर और कछुआ नहीं बल्कि बिंदु खड़ी हुई थी। बिंदु के साथ ही अब्दुल भी खड़ा हुआ था। बिंदु काफी घबराई हुई नजर आ रही थी, वो पसीने से लथपथ थी। बिंदु जब से आई थी तब से हांफे जा रही थी। बिंदु को इस हालत में देखकर युग शॉक्ड हो जाता है और बौखलाहट के साथ पूछता है, क्या हुआ बिंदु, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है? युग की आवाज सुनकर अभिमन्यु भी दरवाजे के पास आ जाता है। वो भी बिंदु और अब्दुल को वहां पर देखकर शॉक्ड हो जाता है। बिंदु युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती, वो बस लंबी लंबी सांसें ले रही थी। युग फिर बिंदु से पूछता है, अरे बता ना बिंदु, क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ बिंदु बोल, क्या हुआ? बिंदु हाँफते हुए कहती है, वो कायर और कछुआ है ना। इतना कहकर बिंदु फिर लंबी लंबी सांसें लेने लग जाती है। युग बिंदु पर दबाव बनाते हुए पूछता है, कायर और कछुआ क्या बिंदु, आगे बोलो। बिंदु हाँफते हुए कहती है, वो कायर और कछुआ को ना पुलिस पकड़ कर ले गई है अपने साथ। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? ये बात सुनकर युग के भी होश उड़ गए थे। युग और अभिमन्यु दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। युग झट से पूछता है, क्या कहा? पुलिस पकड़ कर ले गई, पर क्यों? बिंदु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मुझे नहीं पता पुलिस उन दोनों को पकड़कर क्यों ले गई। मुझे तो ये बात अब्दुल ने बताई। जब वो खाने की डिलीवरी देने रोंकामुचा गांव गया था तो वहां पर पुलिस की गाड़ी आई थी जिसमें कायर और कछुआ बैठे हुए थे। जैसे ही ये बात मुझे अब्दुल ने बताई, मैं सीधे तुम दोनों के पास चले आई। कुछ करो तुम दोनों, वरना पता नहीं पुलिस उन दोनों के साथ क्या करेगी। अभिमन्यु बिंदु को दिलासा देते हुए कहता है, तू घबरा मत बिंदु, हम पुलिस स्टेशन देखकर आते हैं, आखिर क्या बात है, क्यों पुलिस उन दोनों को लेकर गई है। युग भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ बिंदु, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें पता है हमारे फ्रेंड्स ने कुछ नहीं किया है, हम आते हैं उन्हें देखकर। बिंदु हड़बड़ाते हुए कहती है, मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। अभिमन्यु बिंदु को मना करते हुए कहता है, नहीं बिंदु, तू वैसे ही घबराई हुई है, वहां पर जाकर और घबरा जाएगी। तू अब्दुल के साथ घर जा, हम लेकर आते हैं ना उन दोनों को। युग भी बिंदु को समझाते हुए कहता है, हाँ बिंदु, अभिमन्यु ठीक कह रहा है, तुम घर जाओ। वैसे भी लड़की का पुलिस स्टेशन जाना ठीक नहीं है,
गांव में किसी को पता चल गया तो और बातें बनेंगी। गांव वाले बातें बनाने में कम है क्या? युग और अभिमन्यु के समझाने पर बिंदु उन दोनों की बात मान जाती है और कहती है, ठीक है, पर वहां पर जो कुछ भी हो मुझे फोन करके बताना, और जैसे ही उन दोनों से बात हो मेरी कायर से बात करवाना। पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये। युग कहता है, हाँ ठीक है बिंदु, मैं करवाता हूँ वहां पर पहुंचकर बात। अब हम जाते हैं, देर हो रही है। युग और अभिमन्यु मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाते हैं। बिंदु और अब्दुल भी वहां से चले जाते हैं। इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन के अंदर वर्चस्विनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथों में मोहित के केस की फाइल थी, जिसमें रात में जो फोटो उसने अजीब कलाकृति की खींची थी वो ऊपर रखी हुई थी। वर्चस्विनी उसी फोटो को देखे जा रही थी। वर्चस्विनी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो कलाकृति किस चीज की है। उसने अपना पूरा दिमाग लगा दिया था उस कलाकृति को समझने में, पर अभी भी वो कलाकृति उसके दिमाग की समझ के बाहर थी। वर्चस्विनी उस कलाकृति को बड़े ध्यान से देख ही रही थी कि तभी वहां पर चाय की केटली लेकर एक 15-16 साल का लड़का आता है और चाय टेबल पर रखकर जाने लग जाता है। वो लड़का वहां से जा ही रहा था कि तभी चार्ली की आवाज सुनाई देती है, अरे कहाँ जा रहा है छोटू, मेरे लिए भी तो चाय रखकर जा, मुझे चाय नहीं पिलाएगा क्या? चार्ली पुलिस स्टेशन के गेट पर ही खड़ा हुआ था। वो लड़का केतली से चाय गिलास में छानते हुए कहता है, अरे चार्ली सर आप आ गए, ये लीजिए आपकी चाय। चार्ली एक हाथ से वो चाय का कप पकड़ता है क्योंकि उसके दूसरे हाथ में एक सफेद पॉलीथीन थी जिसके अंदर कुछ रखा हुआ था। चाय वाला लड़का वहां से चला जाता है। वर्चस्विनी का पूरा ध्यान अभी भी उस फोटो पर ही था। उसे कुछ खबर ही नहीं थी कि चार्ली वहां पर आ चुका था। चार्ली चाय के घूंट पीते हुए वर्चस्विनी के पास जाता है और चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहता है, जय हिंद मैडम जी। वर्चस्विनी को जवाब नहीं देती है। चार्ली सल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद मैडम जी। वर्चस्विनी फिर कुछ जवाब नहीं देती। चार्ली को ये बात बड़ी अजीब लगती है और वो टेबल को हल्का सा हिलाते हुए कहता है, अरे मैडम जी मैं कुछ कह रहा हूँ, जय हिंद। चार्ली के टेबल हिलाने पर वर्चस्विनी का ध्यान फोटो पर से हट जाता है और वो चार्ली को देखते हुए कहती है, अरे चार्ली आ गए तुम? मैडम जी मैं तो कब का आ गया, बस आप ही हैं जो पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। कहीं नहीं चार्ली, बस कल रात जो कलाकृति मिली थी उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर लगता नहीं इतनी आसानी से समझ में आने वाली है। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हें टीम के साथ किश्नोई नदी पर जाने बोला था, तो तुम गए नहीं अभी तक? अरे गया था ना मैडम जी, वहीं से तो आ रहा हूँ, तभी तो देर हो गई। वर्चस्विनी एक्साइटमेंट के साथ कहती है, तो फिर कोई और सुराग हाथ लगा जिसकी मदद से हम खूनी तक पहुंच सकते हैं? हाँ लगा ना मैडम जी। क्या लगा, जल्दी बताओ चार्ली। चार्ली अपने साथ जो पॉलीथीन लाया था उसे दिखाते हुए कहता है, ये लगा है हाथ मैडम जी, ये है मोहित का कच्छा, यही बचा हुआ था जो नहीं मिला था, अब वो भी मिल गया। अब पूरे कपड़े हैं हमारे पास, उसके बनियान से लेकर कच्छा तक। वर्चस्विनी चार्ली पर चिढ़ते हुए कहती है, चार्ली तुम ना कभी काम की बातें नहीं करते, हमेशा फालतू की बातें करते रहते हो। अब क्या करूं मैडम जी, मैं तो वही बता रही हूँ जो सामान हाथ में लगा है। तुमने इस बार अच्छे से छानबीन तो की थी ना? हाँ मैडम जी की थी, और सिर्फ बंगला मुड़ा घाट की नहीं बल्कि रोंका मुचा घाट की भी कर दी थी, पर इस कच्छे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। शिट। ये बताओ कल जो सामान हमें बंगला मुड़ा घाट से मिला था उसे फॉरेंसिक लैब में भेजने बोला था, ये काम किया या नहीं? वो काम भी कर दिया मैडम जी और रिपोर्ट भी आ गई, पर बस लेने नहीं जा पाया। पर मैंने फोन पर पूछ लिया था तो वो फॉरेंसिक लैब वाला राकेश बता रहा था कि जिस खून से वो कलाकृति बनाई गई थी वो खून किसी और का नहीं बल्कि मोहित का ही है। क्या? हाँ मैडम जी, और वो जो दीपक के तल पर मांस चिपका हुआ था ना, वो भी मोहित की बॉडी का था। वो जो दीपक था, कमल के फूल थे, उनके ऊपर किसी के फिंगरप्रिंट मिले या नहीं? नहीं मैडम, किसी के फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिले, यहाँ तक कि मोहित के भी नहीं। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? किसी के तो फिंगरप्रिंट मिलने चाहिए थे, किसी ने तो उस दीपक को वहां पर रखा होगा। यही तो सोचने वाली बात है मैडम जी। मैं तो अभी कहता हूँ ये सब यक्षिणी ने ही। चार्ली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी उसे टोकते हुए कहती है, बस चार्ली अब तुम फिर से मत कहना कि जरूर ये सब यक्षिणी ने किया होगा। अगर यक्षिणी ने किया है तो उसे मेरे सामने पकड़ कर लाओ, और यदि नहीं पकड़ सकते तो असली कातिल को पकड़ने में मेरी मदद करो। ये बेवजह की अफवाहें मत फैलाओ। अदालत सबूत मांगती है, ना कि वो अफवाहें जो लोगों ने फैलाई हैं। चार्ली वर्चस्विनी का गुस्सा देखकर चुप हो जाता है। और वो दोनों लड़कों के नाम याद आए या नहीं आए तुम्हें, जिनके साथ मोहित को आखिरी बार देखा गया था दारू के ठेके पर?
अरे मैडम जी, वो दोनों लड़कों को पकड़कर तो मैंने कब से जाटव के साथ भेज दिया था। मुझे तहकीकात करने जाना था, इसलिए मैं वहां पर चले गया था। जाटव उन्हें लेकर अभी तक आया नहीं क्या? इतना कहकर चार्ली जाटव को आवाज लगाता है, जाटव, अरे ओ जाटव, जरा यहाँ पर आना। एक दुबला पतला आदमी वहां पर आता है और वर्चस्विनी से पूछता है, आपने मुझे बुलाया मैडम? वर्चस्विनी कुछ कहती है उससे पहले ही चार्ली कहता है, मैडम ने नहीं बुलाया है, वो जो 2 लड़कों को पकड़ा था रोंका मुचा गांव से, वो कहाँ पर है? जाटव कहता है, वो दोनों लड़के तो अंदर इंक्वायरी रूम में हैं। चार्ली बिनकते हुए जाटव से कहता है, अरे तो मैडम जी को क्यों नहीं बताया, वो अब तक उनसे पूछताछ कर लेती। जाटव वर्चस्विनी की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहता है, मैडम से ही तो पूछकर इंक्वायरी रूम में बिठाया है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, मुझसे पूछकर, पर कब? जाटव हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम, जब मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आया था तो आप कोई सी फाइल पढ़ रही थी, तो मैंने आपसे पूछा था इनका क्या करना है, तो आपने कुछ कहा नहीं, तो फिर मैंने पूछा इंक्वायरी रूम में बैठा दूं, तो आपने हाँ में सिर हिला दिया था। वर्चस्विनी अपने सिर पर हाथ रखते हुए सोचने लगती है, मैंने ऐसा कुछ कहा था तो मुझे याद क्यों नहीं। चार्ली टेबल पर जो मोहित की फाइल रखी हुई थी उसे उठाते हुए कहता है, मैडम ये वाली फाइल पढ़ रही थी क्या जाटव? जाटव उस फाइल को देखकर झट से कहता है, हाँ चार्ली जी, यही फाइल थी। चार्ली कहता है, मैडम, जब मैं यहाँ पर आया था ना, तब भी आप इसी फाइल में खोई हुई थी, और शायद उस वक्त भी खोई हुई होंगी, इसीलिए आपको याद नहीं। वर्चस्विनी चार्ली से सहमत होते हुए कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है। चार्ली मन ही मन सोचने लग जाता है, कहीं इस फोटो के अंदर जो कलाकृति है वो जादुई तो नहीं, जिसके कारण मैडम जी को कुछ याद ही नहीं कि उनके आसपास क्या हुआ था। जब सिर्फ कुछ घंटे तक कलाकृति लगातार देखने से ये हालत हो गई, तो तब पता नहीं क्या होगा जब इस कलाकृति का राज खुलेगा। वर्चस्विनी चार्ली के फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि जरूर चार्ली कुछ न कुछ सोच रहा है। वो चार्ली से सीधे पूछती है, क्या सोच रहे हो चार्ली? चार्ली बात को घुमाते हुए कहता है, कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। कुछ तो बताओ जल्दी। वो मैडम, मैं सोच रहा था चलकर उन दोनों लड़कों से पूछताछ करते हैं, काफी देर से इंक्वायरी रूम में बैठे हुए हैं, अभी उन्हें और थोड़ी देर वहीं बैठने दो चार्ली। पर क्यों मैडम जी? क्योंकि अभी वो दोनों बहुत डरे हुए होंगे ये सोचकर कि पुलिस ने उन्हें क्यों पकड़ा है, और मैं चाहती हूँ कि उनके अंदर का डर अभी थोड़ा और बढ़े, क्योंकि जब इंसान के अंदर का डर बढ़ता है तो वो फिर सिर्फ सच बोलता है। ये भी एक प्रकार की 3rd डिग्री है, समझे? जी मैडम जी, समझ गया। इस तरफ अमोदिता अपने कमरे के अंदर थी और मोबाइल चला रही थी। तभी वहां पर रजनी आ जाती है और उस पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू यहाँ पर मोबाइल ही चलाती रह जाएगी और वहां पर युग को कोई और ले जाएगा। कौन माँ, कौन ले जाएगा युग जी को? यक्षिणी नालायक, और कौन? भूल गई वो आजाद हो गई, और जितना मुझे लगता है यक्षिणी का अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि युग ही है। आने वाली अमावस्या को वो उसे ही अपना शिकार बनाएगी। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं माँ? ऐसा नहीं हो सकता। यदि यक्षिणी ने युग जी को अपना शिकार बना लिया तो मेरा क्या होगा? अगर तू चाहती है यक्षिणी युग को अपना शिकार ना बनाए तो उससे पहले तुझे युग को अपना शिकार बनाना पड़ेगा। पर कैसे माँ? मैं कैसे युग जी को अपना शिकार बनाऊं? काले जादू से पागल लड़की। अमोदिता अपने चेहरे पर कातिल मुस्कान लाते हुए कहती है, तो इस बार हम क्या करने वाले हैं माँ, युग जी को मेरे वश में करने के लिए? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। रजनी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, इस बार हम युग के साथ क्या करने वाले हैं वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, पहले तू मुझे ये बता, तेरे पास युग की कोई फोटो है? अमोदिता अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहती है, फोटो? युग जी की फोटो मेरे पास? अमोदिता कुछ सोच पाती उससे पहले ही रजनी कहती है, अरे इतना बड़ा मोबाइल है तेरे पास, इसके अंदर युग की एक भी फोटो नहीं है क्या? अमोदिता अपना मोबाइल देखते हुए कहती है, हाँ है ना माँ, इसके अंदर युग जी की फोटो। ये बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है और उत्साहित होते हुए कहती है, क्या कहा है तेरे पास फोटो? ये हुई ना बात, जरा दिखा, मैं भी तो देखूं कि कैसी फोटो है तेरे पास युग की, उससे काम चलेगा या नहीं। अमोदिता अपने मोबाइल में युग की फोटो ढूंढने लग जाती है और कुछ ही देर में उसे युग की फोटो मिल जाती है। अमोदिता वो फोटो रजनी को दिखाते हुए कहती है,
ये रही माँ। जब रजनी वो फोटो देखती है तो उसका माथा गर्म हो जाता है। रजनी को अमोदिता के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि वो फोटो युग के बचपन की थी जिसमें युग करीब 5 साल का था। उस फोटो में एक औरत भी थी जो युग को गोदी में उठाए हुए थी, पर फोटो को कुछ इस कदर खींचा गया था कि उस औरत का चेहरा कट गया था। रजनी अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की, मुझे युग की जवानी की फोटो चाहिए, ना कि उसके बचपन की। अमोदिता शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेती है। और ये बता, इतनी पुरानी फोटो कहाँ से आई तेरे पास? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ, एक दिन ना बुआ जी अलमारी की सफाई कर रही थी, उसी के अंदर एक फैमिली एल्बम रखा हुआ था जिसमें युग जी के बचपन की बहुत सारी फोटो रखी हुई थी। तभी मैंने चुपके से ये फोटो खींच ली थी। पर उस पूरे एल्बम में ना मुझे एक चीज बहुत अजीब लगी। कौन सी चीज अजीब लगी तुझे? वो सब फोटो में छोटी बुआ यानी युग की मम्मी की फोटो। अमोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, वो औरत उसी लायक है, समझी तू? वो तो युग के बचपन की यादों के कारण भाभी ने वो एल्बम संभाल कर रखा है, वरना मैं उनकी जगह होती तो कब का वो एल्बम जला दिया होता। पर क्यों माँ? आखिर छोटी बुआ ने ऐसा क्या किया था जो उनकी फोटो के साथ? तुझे नहीं पता क्या? अरे कैसे पता होगा, तू छोटी जो थी, पढ़ना ही जान तो अच्छा है। मुझे तो बताने में भी शर्म आती है कि उस नीच औरत ने क्या किया था। ऐसा क्या किया था माँ? जादू टोना किया था क्या हमारी तरह किसी पर? जादू टोना तो फिर भी ठीक है, पर उस औरत ने उससे भी बुरा किया था। अमोदिता मन ही मन में सोचने लग जाती है, जादू टोने से भी कोई बुरी चीज होती है क्या? अगर होती है तो फिर वो है क्या? अमोदिता यही सोच रही थी कि रजनी उसे टोकते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, कहाँ खो गई? कहीं नहीं माँ, बस यूं ही। तो फिर काम पर लग जा, तुझे कैसे भी करके युग की फोटो लानी है, उसे अपने वश में करने के लिए, समझी? हाँ माँ, मैं समझ गई, मैं ले आऊंगी फोटो, आप फिक्र मत कीजिए। इस तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर इंक्वायरी रूम में कायर और कछुआ कुर्सी पर बैठे हुए थे। कमरे के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पंखा भी बंद था जिस कारण दोनों पसीने से भीग चुके थे। कछुआ घबराते हुए कहता है, यार ये पुलिस वालों ने हमें इस कमरे के अंदर बंद करके क्यों रखा है? कायर कहता है, पता नहीं यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चाहते हैं हमसे। तुझे पता है मुझे क्या लगता है? कायर झट से पूछता है, क्या लगता है? यार वो वर्चस्विनी मैडम है ना, उन्होंने मुझे उस दिन जब वो छानबीन करने बंगला मुड़ा घाट पर आई थी तब देख लिया होगा और मैं पसंद आ गया होऊंगा, तभी उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। तू पागल हो रहा है क्या कछुए? कुछ भी बोल रहा है। हाँ भाई सच, तू फिल्मों में देखता नहीं क्या? जब पुलिस वालों को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो कैसे वो उसे बिना बताए पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं, वैसे ही वर्चस्विनी मैडम ने मेरे साथ किया है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, हाँ, और मुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हारी बारात में नाच सकूं, है ना? कछुए, कभी तो सीरियस हो जाए कर, ऐसी सिचुएशन में भी तुझे मजाक सूझ रहा है? यहाँ पर जान हलक में है और तू है कि अपनी नॉनसेंस बातें कर रहा है। पहले अपनी सूरत तो देख ले, कहाँ वर्चस्विनी मैडम और कहाँ तू। कछुआ कायर की बात का पलटकर कुछ जवाब देता उससे पहले ही किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। धीरे धीरे वो आवाज और तेज हो जाती है। कुछ ही देर में कायर और कछुए के सामने वर्चस्विनी और चार्ली खड़े हुए थे। वर्चस्विनी कछुए और कायर की तरफ उंगली करते हुए चार्ली से पूछती है, तो यही हैं वो दोनों? चार्ली एक ही बार में कहता है, हाँ मैडम, यही हैं जिन्हें मोहित के साथ आखिरी बार देखा गया था। वर्चस्विनी को अपने सामने देखकर कछुआ तो उसका दीवाना हो गया था। उसकी नजर वर्चस्विनी से हट ही नहीं रही थी। वर्चस्विनी भले ही इस वक्त बहुत गुस्से में थी, पर उसे तो अभी भी उसकी आंखों में प्यार ही नजर आ रहा था। वर्चस्विनी के गुस्से के पीछे की मासूमियत नजर आ रही थी। वर्चस्विनी कछुए की तरफ उंगली करते हुए पूछती है, क्या नाम है तेरा? कछुआ तो इस कदर वर्चस्विनी की आंखों में खो गया था कि उसे वर्चस्विनी की आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी, बस होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। जब कछुआ कुछ नहीं कहता तो उसके बदले कायर ही बोल पड़ता है, जी मैडम, कछुआ नाम है इसका। वर्चस्विनी गुस्से से कहती है, इसके मुंह में जबान है ना, बोल सकता है ना ये? कायर धीरे से कहता है, हाँ मैडम, बोल सकता है। तो तू अपना मुंह बंद रख और जिससे सवाल पूछूं वही जवाब देगा। कायर चुप हो जाता है। वर्चस्विनी फिर कछुए से पूछती है, मैंने पूछा क्या नाम है तेरा, बताएगा या लगाऊं एक डंडा तुझे? इस बार कछुए को वर्चस्विनी की आवाज सुनाई दे देती है और वो बड़े प्यार से धीरे से कहता है, वैसे तो मेरा असली नाम कछिंदर सिंह है, पर गांव वाले मुझे प्यार से कछुआ कहते हैं और आप मुझे प्यार से कछू बोल सकती हैं, चलेगा मुझे? वर्चस्विनी अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा? कछुआ? ये कैसा नाम है? चार्ली हंसते हुए कहता है, मैडम जी, लगता है इसके माँ बाप को खरगोश और कछुए की कहानी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए इसका नाम कछुआ रख दिया होगा। इतना कहकर चार्ली ठहाके मारने लग जाता है।
वर्चस्विनी चार्ली को घूरने लग जाती है और वो चुप हो जाता है। वर्चस्विनी कायर से पूछती है, तेरा नाम क्या है? जी मेरा नाम केरव जॉर्ज है, पर सब मुझे प्यार से कायर बोलते हैं। वर्चस्विनी कहती है, बड़ा अजीब गांव है, सभी प्यार से किसी न किसी को कुछ बोलते हैं। कछुआ अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, मैडम जी हमारा गांव ही इतना प्यारा है कि सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगर आप हमारे गांव आएंगी ना तो आपको भी बड़ा प्यार करेंगे और प्यार से वर्चू कहेंगे। तेरे गांव का प्यार ना अभी उतारती हूँ मैं, अपनी औकात में रहकर बात कर, समझा तू? ये बताओ तुम दोनों मोहित को कैसे जानते हो? कायर कहता है, मोहित को कौन नहीं जानता मैडम, वो गांव के सरपंच का बेटा था। अब उसे तो हर कोई जानेगा ना। हाँ हर कोई जानेगा, पर वो सबके साथ तो बैठकर शराब नहीं पीता होगा ना। सुना है जिस रात उसका खून हुआ तुम दोनों ही उसके साथ ठेके पर बैठकर शराब पी रहे थे। कायर और कछुआ एकदम चुप हो जाते हैं, जैसे उन्हें कोई सांप सा सूंघ गया हो। वर्चस्विनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, तुम दोनों डेली पीते हो? कछुआ झट से कहता है, डेली तो नहीं मैडम, कभी कभी जब कार्यक्रम बनता है। और ये कार्यक्रम कब बनता है? हफ्ते में 2-3 दिन। कितनी पीते हो? मैडम जब अपने पैसे से पीते हैं तो लिमिट में पीते हैं, और जब दोस्तों के पैसे से पीते हैं तो फट्टे से पीते हैं। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए पूछती है, फट्टे से पीते हैं मतलब? कछुआ कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली कहता है, फट्टे से पीते हैं मतलब मैडम जी जब तक शुशु ना जाए, है ना कछुआ? कछुआ खुश होते हुए कहता है, बिल्कुल ठीक कहा चार्ली जी आपने। वर्चस्विनी गुस्से से घूरते हुए चार्ली से कहती है, तुम भी इन्हीं की कैटेगरी के लगते हो। ये बता कछुए, पीने के बाद होश रहता है या नहीं? कछुआ शर्माते हुए कहता है, अब पीने के बाद किसे होश रहता है मैडम? इंसान पीता ही तो इसीलिए है ताकि वो होश में ना रहे। ये दुनिया बड़ी जालिम है और हम इस जालिम दुनिया के सताए हुए लोग। तू ना बड़ी बातें करता है, लंबा अंदर जाएगा। ये बता उस दिन लिमिट से पी रहे थे या फट्टे से? कछुआ हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम फट्टे। कछुआ ने इतना ही कहा था कि तभी वर्चस्विनी कहती है, बस यही तो जानना था मुझे। अक्सर शराब पीने के बाद इंसान बहक जाता है और तुम दोनों भी बहक गए होगे। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे शराबियों को। तुम लोग दारू पीते हो और तुम्हें इतनी चढ़ जाती है कि कुछ होश ही नहीं रहता। उस दिन नशे की हालत में तुम दोनों ने मोहित को मार दिया होगा। कायर घबराते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हो मैडम? भला हम मोहित को क्यों मारेंगे? उसे तो यक्षिणी ने मारा है, सारा गांव जानता है। वर्चस्विनी कायर को घूरते हुए कहती है, तूने देखा था यक्षिणी को मोहित को मारते हुए? कायर वर्चस्विनी का सवाल सुनकर चुप हो जाता है। वर्चस्विनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अच्छा प्लान था तुम दोनों का। गांव में काफी सालों से एक अफवाह फैली हुई थी, उसी का फायदा उठाकर तुम दोनों ने मोहित को मार दिया और सारा इल्जाम यक्षिणी पर डाल दिया ताकि कोई तुम पर शक न करे। पर तुम नहीं जानते कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कायर हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या कह रही हैं मैडम? भला हम मोहित को क्यों मारेंगे? वो तो हमारा अच्छा दोस्त था। वर्चस्विनी झट से कहती है, अक्सर दोस्त ही दोस्त को मारता है। तुम दोनों ने उसे पैसों के लिए मारा होगा, उसने मना कर दिया होगा तुम्हें पिलाने से, पर तुम नशे में इतने धुत हो गए कि कुछ होश ही नहीं रहा होगा और उसी वक्त मोहित को मार दिया होगा। कायर वर्चस्विनी की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं मैडम, जैसा आप बोल रही हैं वैसा कुछ नहीं है। उस रात तो कछुआ और मैंने एक बोतल ही ली थी और वही लेकर सीधे घर जा रहे थे, पर तभी वहाँ पर मोहित मिल गया और उसने ही हमें साथ पीने के लिए बुलाया था। वो बहुत खुश था, कह रहा था आज का कार्यक्रम मेरी तरफ से, जितनी पीनी है उतनी पियो। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? मोहित बहुत खुश था, पर किस वजह से? कायर कुछ कहता उससे पहले कछुआ शर्माते हुए कहता है, मैडम जी वो गेम बजाने जा रहा था तो खुश तो होगा ही ना। वर्चस्विनी अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, गेम बजाने जा रहा था मतलब? कछुआ फिर शर्माते हुए कहता है, गेम बजाना मतलब वही सब जो यक्षिणी एक मर्द के साथ करती है। मोहित एक औरत के साथ वही करने जा रहा था। वर्चस्विनी झट से कहती है, कौन थी वो औरत? कछुआ कहता है, वो अपना बंगला मुड़ा गांव है ना, वहीं पर रहती है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? याद क्यों नहीं आ रहा? हाँ याद आया, उर्वशी। उर्वशी नाम है उसका। वो बेचारी विधवा है। बहुत दिनों से नजर थी मोहित की उस पर वो उसे भाव ही नहीं देती थी। कई बार तो मोहित को गांव वालों ने उसे खुले में छेड़ते हुए देखा है, पर सरपंच का बेटा था ना, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं था। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ मैडम, कछुआ ठीक कह रहा है। उस रात भी पीने के बाद मोहित उर्वशी की बातें कर रहा था। ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। कह रहा था, देखता हूँ कैसे नहीं देती, मुझे मना करती है। यही सब बड़बड़ाते हुए वो ठेके से चला गया था। फिर उसके साथ बंगला मुड़ा घाट पर क्या हुआ हमें नहीं पता। वर्चस्विनी कायर और कछुए दोनों को घूरते हुए कहती है, सच कह रहे हो तुम दोनों? कछुआ शर्माते हुए कहता है, आपसे भला झूठ बोलकर हमें क्या मिलेगा? मैं खुदा से झूठ बोल सकता हूँ पर आपसे नहीं।
वर्चस्विनी को अभी भी कछुए और कायर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो उन पर शक करते हुए फिर पूछती है, जिस वक्त खून हुआ तब कहाँ थे तुम दोनों? मतलब ठेके पर पीने के बाद कहाँ गए थे? कछुआ याद करने लग जाता है। पीने के बाद कहाँ गए थे हम दोनों, कहाँ गए थे? कछुआ कुछ सोच पाता उससे पहले ही कायर फटाक से कहता है, वो क्या है ना मैडम, उस दिन हम दोनों ने फट्टे से पी थी और इतनी ज्यादा हो गई थी कि हम दोनों ठेके पर ही कब सो गए थे हमें पता ही नहीं चला। कायर का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा था, कुछ ऐसा जो वर्चस्विनी और चार्ली को वो नहीं बताना चाहता था। वर्चस्विनी कायर और कछुए से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी वहां पर जाटव आ जाता है और वर्चस्विनी से कहता है, वो मैडम 2 लड़के आए हैं और इन दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्यों पकड़ा इन दोनों को। वर्चस्विनी कहती है, अच्छा तो आ गए इनके चाहने वाले, बैठा कर रखो अभी उन दोनों को, और बोलना आ रही है अभी मैडम। जी मैडम। जाटव वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सारे सवाल पूछने के बाद अब वर्चस्विनी चार्ली के साथ इंक्वायरी रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि कुर्सी पर युग और अभिमन्यु बैठे हुए थे। जैसे ही वर्चस्विनी वहां पर आती है, युग झट से वर्चस्विनी के पास जाता है और फटाक से पूछता है, आपने मेरे दोस्तों को क्यों बुलाया है? वर्चस्विनी कहती है, अच्छा तो वो दोनों तुम्हारे दोस्त हैं, अब तो मैं कंफर्म हूँ ये सब तुम दोस्तों का ही किया धरा है, तुमने प्लानिंग बनाकर मारा है मोहित को। युग अपनी बेगुनाही की गवाही देते हुए कहता है, देखिए आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है, ना ही मैंने कुछ किया है और ना ही मेरे दोस्तों ने, हम सब बेकसूर हैं। हर गुनहगार गुनाह साबित होने से पहले यही बोलता है। अभिमन्यु वर्चस्विनी और युग के बीच में ही बोल पड़ता है, क्या आप बता सकती हैं आपने क्यों हमारे दोस्तों को पकड़ा है? आपका परिचय महाशय? मैं अभिमन्यु हूँ। तो मिस्टर अभिमन्यु, पुलिस ने केस के सिलसिले में तुम्हारे दोस्तों को बुलाया है और यदि इस इंक्वायरी में तुमने या तुम्हारे इस दोस्त ने कोई अड़चन डाली तो तुम दोनों भी हवालात के अंदर होगे, समझे? इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप बैठो और कोऑपरेट करो या फिर अपने घर जाओ। जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो तुम्हारे दोस्तों को भेज दिया जाएगा। युग पूछता है, अभी तक इंक्वायरी हुई नहीं क्या? 3 घंटे हो गए उन्हें यहाँ आए हुए। वर्चस्विनी गुस्से से कहती है, ये इंक्वायरी चल रही है, कोई फिल्म नहीं कि 3 घंटे में खत्म हो जाए, अभी और लंबी इंक्वायरी चलेगी। और यदि कल रात की तरह तुम्हें नींद आ रही हो तो तुम हवालात में सो सकते हो या फिर सोने की अच्छी व्यवस्था है। वर्चस्विनी का गुस्सा देखकर युग और अभिमन्यु कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करते और चुपचाप साइड में जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। इस तरफ बल्लू काका कार चला रहे थे। दिलीप और सुदेश पीछे बैठे हुए थे। दिलीप बहुत टेंशन में लग रहा था। दिलीप सुदेश से कहता है, तो तू समझ गया है ना तुझे क्या करना है? सुदेश कहता है, हाँ जीजाजी मैं समझ गया, मुझे गुफा वाली मायाधारी सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। सुदेश कहता है, हाँ जीजाजी मैं समझ गया, मुझे गुफा वाली मायाधारी। सुदेश ने इतना ही कहा था कि दिलीप उसे टोकते हुए कहता है, अरे क्या कर रहा है मूर्ख, इस तरह उनका नाम नहीं लेते, तुझे पता भी है वो कौन है? वो सब जानती है, उनके नाम से ही ये डायन चुड़ैल राक्षस सब डरते हैं क्योंकि वो खुद एक। इतना कहकर दिलीप चुप हो जाता है। उसके चेहरे का डर इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि मायाधारी वो औरत थी जिसके बारे में सिर्फ सोचकर ही दिलीप हिचकिचा रहा था। सुदेश अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, सॉरी जीजाजी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दिलीप सुदेश से कहता है, रास्ता समझ आ गया है ना तुझे? हाँ जीजाजी समझ आ गया है, रास्ता तो मैंने याद कर लिया है, पर यदि आप भी साथ चलते तो अच्छा होता, आसानी होती वहाँ पहुँचने में, ज्यादा कठिनाई नहीं होती। चलने के लिए तो मैं तेरे साथ चल दूं, पर तू देख रहा है ना गांव की हालत, अगर मैं भी तेरे साथ चलूंगा तो गांव वाले सोचेंगे कि यक्षिणी के डर से मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ। सुदेश दिलीप की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ जीजाजी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वैसे भी आजकल इन गांव वालों का कुछ ज्यादा ही मुंह खुल रहा है, ये सब ना वो भूपेंद्र बख्शी के कारण हो रहा है, वही भड़काता रहता है सब गांव वालों को आपके खिलाफ। सही कहा तूने, इस भूपेंद्र बख्शी को तो मैं बाद में देख लूंगा, अभी यक्षिणी को देख लेते हैं। तू आज रात में ही निकल जाना गुफा वाली मायाधारी के पास जाने के लिए, वहाँ पर जाने में भी तो वक्त लगेगा। दिलीप हिचकिचाते हुए कहता है, क्या आज रात ही निकलना पड़ेगा जीजाजी? हाँ और नहीं तो क्या, वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्द से जल्द उस यक्षिणी को कैद करना है अमावस्या आने से पहले, इसलिए अभी घर चल
जो सामान बताया है उसे अपने साथ रख और निकल जा गुफा वाली के पास जाने के लिए। ठीक है जीजा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। रात के 8 बज गए थे और इस तरफ मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में युग और अभिमन्यु अभी तक बैठे हुए थे। वर्चस्विनी ने कछुआ और कायर को अभी तक नहीं छोड़ा था। युग और अभिमन्यु बेंच पर ही बैठे बैठे थक गए थे। वर्चस्विनी और चार्ली वहीं पर कुर्सी पर बैठे हुए थे। युग उदासी के साथ वर्चस्विनी के पास जाता है और उससे पूछता है, वर्चस्विनी मैम, अभी तक नहीं हुई क्या पूछताछ? रात हो गई है। वर्चस्विनी युग पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये 10वीं बार आ रहे हो तुम मेरे पास। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? कहा ना अभी अंदर इंक्वायरी चल रही है, जैसे ही खत्म होगी छोड़ दिया जाएगा उन दोनों को। अब अगर एक बार और तुम मुझसे फिर यही सवाल पूछने आए ना तो सीधे अंदर कर दूंगी, समझे तुम? अभिमन्यु बेंच पर बैठे हुए धीरे से युग का आवाज लगाते हुए कहता है, ओए युग, वापस आ जा यार, वापस आ जा, मुझे अंदर नहीं जाना। युग लटका हुआ चेहरा लेकर वापस से अभिमन्यु के पास जाकर बैठ जाता है। चार्ली धीरे से, ताकि युग और अभिमन्यु को उनकी आवाज सुनाई ना दे, वर्चस्विनी से पूछता है, मैडम जी और कब तक बैठाकर रखना इन्हें? हमारी इंक्वायरी तो कब की पूरी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। सुबह से 10 बार उनसे एक ही सवाल बार बार पूछ चुका हूँ, पर दोनों ने वही जवाब दिया है। और आप ही बताइए, अगर ये दोनों मोहित के खूनी होते तो इनके कहीं ना कहीं तो फिंगरप्रिंट मिलने चाहिए थे ना, वो भी नहीं मिले हमें। बात तो तुम्हारी सही है चार्ली, पर मुझे नहीं लगता ये दोनों बेकसूर हैं। कुछ न कुछ तो ये जरूर छिपा रहे हैं दोनों हमसे। मैडम, ये दोनों बहुत सीधे हैं, मुझे नहीं लगता हमारे इतने टॉर्चर करने के बाद भी ये कुछ छुपाएंगे। चार्ली, अक्सर सीधे लोग ही बहुत टेढ़े काम करते हैं। मैडम जी, मेरी बात मानिए तो हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। यदि दिलीप जी को ये बात पता चल गई कि हमने उनके गांव के 2 लड़कों को इतनी देर तक बिठा कर रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर से उसके छोटे भाई का बेटा युग भी यही है। आप जानती नहीं, ये गांव है, यहाँ सरकार से ज्यादा दिलीप जी की चलती है। वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए कहती है, तुम मुझे डरा रहे हो चार्ली? नहीं मैडम, मैं भला आपको क्यों डराऊंगा? मैं तो बस आपको यहाँ के माहौल के बारे में बता रहा था। आप यहाँ पर नई आई है ना मैडम, इसके दोस्तों के चेहरे देखिए कैसे उतरे हुए हैं, उनके लिए ही छोड़ दीजिए। ठीक है चार्ली, तुम कह रहे हो तो छोड़ रही हूँ, वरना मैं तो सोच रही थी इन चारों को आज यहीं पर रात बिताने दूं, पर छोड़ दो इन्हें। पर कह देना गांव से कहीं बाहर ना जाएं, समझे? जी मैडम जी, कह दूंगा। चार्ली इंक्वायरी रूम में जाता है और अंदर से कछुआ और कायर को बाहर लेकर आ जाता है। जब युग और अभिमन्यु कछुआ और कायर को देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। युग कायर को गले लगाते हुए कहता है, तू ठीक तो है ना यार? कायर कहता है, हाँ यार ठीक हूँ। अभिमन्यु फटाक से कायर से पूछता है, इन लोगों ने क्यों बुलाया था तुम्हें? क्या इंक्वायरी चल रही थी अंदर? वर्चस्विनी ये बात सुन लेती है और जानबूझकर खांसने लग जाती है। कायर वर्चस्विनी को देख लेता है और अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू पागल है, देख तो लिया कर हम कहाँ पर हैं। कहीं भी कोई सा भी सवाल पूछ लेता है। तेरा क्या हमें वापस अंदर भिजवाने का प्लान है? अभिमन्यु कुछ नहीं कहता क्योंकि वो समझ गया था कि कायर उसे क्या समझा रहा था। युग, कायर और अभिमन्यु वहां से जाने लग जाते हैं, पर कछुआ तो अभी भी वर्चस्विनी को ही देखे जा रहा था। वो उसके प्यार में पूरी तरह डूब गया था। अभिमन्यु कछुए को हिलाते हुए कहता है, अरे कछुए, तुझे घर नहीं चलना क्या? कछुआ वर्चस्विनी की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, नहीं यार, अब मेरा तो यही घर है, मेरा ससुराल। मेरा बस चले तो मैं यहाँ से जाऊं ही ना। अभिमन्यु अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है तू यहीं रुक, मैं 2 मिनट अलविदा कहकर आया। इतना कहकर कछुआ फटाक से वर्चस्विनी के पास पहुंच जाता है और कहता है, अच्छा मैडम जी, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। वर्चस्विनी कहती है, हाँ जरूर मिलेंगे, और अगली बार पूरे सबूतों के साथ मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे कि कैद से फिर कभी नहीं निकल पाओगे। कछुआ फुसफुसाते हुए कहता है, मैं तो पहले ही आपके दिल की कैद में कैद हो चुका हूँ, जहाँ से मुझे जिंदगी भर रिहाई नहीं मिलेगी। कछुआ कुछ कह पाता उससे पहले ही अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लग जाता है। वर्चस्विनी चार्ली से पूछती है, चार्ली, ये कछुआ थोड़ा पागल है क्या? चार्ली हंसते हुए जवाब देता है, थोड़ा नहीं मैडम, मुझे तो ये पूरा पागल लगता है। इतना कहकर चार्ली जानबूझकर अपनी पैंट के अंदर हाथ डालता है और उसमें से 2 मोबाइल निकालते हुए कहता है, अरे मैडम, इन दोनों के मोबाइल तो मैं देना ही भूल गया, जो इंक्वायरी के वक्त हमारे पास जमा था, मैं अभी देकर आता हूँ। ठीक है। जब चार्ली पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर कायर, कछुआ, युग और अभिमन्यु बाइक के पास खड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चार्ली के ही आने का इंतजार कर रहे थे। चार्ली जैसे ही उनके पास पहुंचता है, अभिमन्यु झट से कहता है, इन दोनों के मोबाइल? चार्ली कायर और कछुए का मोबाइल दिखाते हुए कहता है,
ये रहे उनके मोबाइल, पर पहले बाकी के बचे हुए पैसे दो। अभिमन्यु अपना पर्स निकालता है और उसमें से 2000 का नोट चार्ली को देते हुए कहता है, 2000 पहले दे चुका था और ये रहे बाकी के बचे हुए 2000। जैसे ही अभिमन्यु 2000 का नोट चार्ली को देता है, चार्ली अभिमन्यु के